सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप सो आप सब अच्छे होंगे। मैं बता दूं को मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो कुछ क्लास 12 के स्टूडेंट्स थे, उनका मैसेज आ रहा था मेरे पास में कि ये क्लास 12 के एग्जाम्स आने वाले हैं और जो अकाउंटेंसी के अंदर जो शेयर्स वाला जो चैप्टर होता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो उसका जो प्रैक्टिकल पोर्शन है वो अच्छे से हो गया है। अब है ना जो थ्योरी पोर्शन है वो हमें करा दीजिए, जिससे कि है ना एग्जाम से रिलेटेड जितने भी कोई भी क्वेश्चन आता है थ्योरी से रिलेटेड शेयर चैप्टर में से, तो उसको हम करने के लिए एबल हो सकें। तो उसके रिगार्डिंग मैं वीडियो लेके आया हूँ आज आपके पास में, जो कि अराउंड 1 आवर के अंदर कंप्लीट हो जाएगी। जिसके अंदर आपको ये जो शेयर वाला जो चैप्टर है उसके अंदर जितने भी इंपॉर्टेंट क्लास 12 के अकॉर्डिंग है ना, जो भी थ्योरी है वो आज मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। और इस चैप्टर के अंदर थ्योरी पार्ट के अंदर तो मैं तो ये चाहता हूँ कि है ना मैं मेरे स्टूडेंट को बहुत कुछ बता दूं। बट है ना क्लास 12 के अकॉर्डिंग क्या है ना कि इतनी सारी चीजें दे नहीं रखी है कि क्लास 12 के अकॉर्डिंग इतना ज्यादा डीप के अंदर दे नहीं रखा है। तो मैं आपको है ना क्लास 12 के अकॉर्डिंग ही जितना लिमिटेड है उतना ही बताऊंगा, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बता दूंगा, उससे ज्यादा एक्स्ट्रा नहीं बता पाऊंगा। क्योंकि है ना जैसे कि मैं सीएससी एमए वालों को पढ़ाता हूँ फाउंडेशन इंटर लेवल पर, तो वहां पर क्या जैसे कंपनी लॉ होता है, कॉर्पोरेट लॉ होता है, तो वहां पर क्या ये चीजें बहुत डिटेल्ड के अंदर आती है। बट क्लास 12 के अंदर इतना डिटेल में नहीं है। हाँ ऑब्वियसली आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये चीजें, बट इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लास 12 के अंदर इसका प्रैक्टिकल पोर्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कम्पेयर टू थ्योरी पार्ट। बट इस थ्योरी पार्ट को अपन है ना इग्नोर नहीं कर सकते, थ्योरी पार्ट भी अपने को करके जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो अपन स्टार्ट करते हैं बिना किसी बकवास के, ठीक है। अपन है ना स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग ऑफ शेयर्स जो चैप्टर है उसकी थ्योरी अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आता है हमारे पास में, सबसे पहले हमारे पास में आता है कि डेफिनेशन, ठीक है। कंपनी की डेफिनेशन क्या होती है, कंपनी की डेफिनेशन होती है कंपनी कहते हैं किसका है, ठीक है। कंपनी की डेफिनेशन याद कर लोगे तो इसके फीचर्स है ना, कंपनी के फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स अपने आप याद हो जाएंगे। देखो मैं बताता हूँ कैसे। एक कंपनी इज ए आर्टिफिशियल पर्सन। जो कंपनी क्या होती है, आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। हमारे जैसे नेचुरल पर्सन तो होते नहीं कि कंपनी के हाथ पैर तो होते नहीं है, तो ये आर्टिफिशियल पर्सन होती है, ठीक है। अब आर्टिफिशियल पर्सन ये किसके थ्रू बनती है, लॉ के थ्रू बनती है, ठीक है। इसका डॉक्यूमेंटेशन कवर होते हैं जब हमें कंपनी बनानी होती है, तब जाकर ये एक आर्टिफिशियल पर्सन बनती है, ठीक है। इसकी क्या होती है, सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ये खुद के मेंबर से अलग होती है, ठीक है। ये यहाँ पर पार्टनरशिप का जैसा नहीं होता, यहाँ ये खुद के मेंबर से अलग होती है, ठीक है। विथ ए परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या हो गया कि कंपनी अलग होती है किससे, मेंबर से, तो इसको मेंबर से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, किसको, कंपनी को, ठीक है। एंड ए कॉमन सील, ये कॉमन, इसके हर कंपनी के पास में कॉमन सील होती है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे ये मैंडेटरी है या नहीं है, ठीक है। तो ये अभी यदि आप कंपनी की डेफिनेशन याद कर लेते हो तो अपने आप इसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद हो जाएंगे। देखो अभी नीचे अपन कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कंपनी के, तो वहां पर यही पॉइंट्स है ना रिपीट होंगे, ठीक है। तो देखो कैरेक्टरिस्टिक्स ये बोलो या फीचर्स ऑफ ए कंपनी बोलो, एक ही बात है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में, सबसे पहले आता है हमारे पास में सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या हो गया कि कंपनी किससे अलग होती है, मेंबर से अलग होती है। इसको कैसे याद कर सकते हो, कंपनी अलग मेंबर अलग, ठीक है। कैसे, कंपनी अलग मेंबर अलग, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट आता है क्या कि सेपरेट लीगल एंटिटी, ठीक है, किसका, कंपनी का ये फीचर है, ठीक है। अब इसके अंदर भी ये लिखा है देखो कि कंपनी की लीगल पर्सन होती है जो कि है ना क्वाइट डिस्टिंक्ट एंड सेपरेट होती है किससे, खुद के मेंबर से, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि कंपनी जैसे जैसे इनकॉर्पोरेट हुई ना, तो वो खुद के नाम पर, खुद के नेम पर है ना क्या कर सकते हैं, परचेज एंड सेल कर सकते हैं प्रॉपर्टीज को, खुद के नाम पर ही है ना असेट को परचेज एंड सेल कर सकती है। इस तरीके से ये क्या बन जाता है, एक लीगल पर्सन बन जाती है कंपनी। तो इसके कारण ये क्या कर सकते हैं, खुद के नाम पर खुद की जो फर्दर एक्टिविटीज है वो कर सकती है, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना सेपरेट लीगल एंटिटी। लेकिन अपना फीचर आता है हमारे पास में लिमिटेड लाइबिलिटी। हर कंपनी की ना कुछ लाइबिलिटी होती है, ठीक है। यहाँ पर क्या दे रखे हैं कि लाइबिलिटी ऑफ ए शेयर होल्डर ऑफ ए कंपनी इज लिमिटेड टू अनपेड वैल्यू ऑफ द शेयर। जो शेयर होता है ना, जिस भी मेंबर ने जितना शेयर खरीदा होता है तो उसके अंदर वो उसने जितना पैसा नहीं दिया होता उसको ही बोलते हैं अपन अनपेड, तो वो वहां तक ही लाइबल होता है। अब देखेंगे अपन आगे बढ़ेंगे कि है ना कि जो शेयर होल्डर होता है या कंपनी होती है उसकी लाइबिलिटी के अकॉर्डिंग भी है ना कंपनी के टाइप्स होते हैं, ठीक है, वो अपन आगे देखेंगे, ठीक है। तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारे पास में लिमिटेड लाइबिलिटी। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास आर्टिफिशियल पर्सन। मैंने बताया ना जो कंपनी होती है वो आर्टिफिशियल पर्सन होती है, नेचुरल पर्सन तो नहीं होती। क्यों, क्योंकि इसको लीगल प्रोसेस के थ्रू इसको है ना हम क्या करते हैं, एक तरीके से बर्थ देते हैं, ठीक है। और इसके अंदर क्या होता है, जैसे आर्टिफिशियल पर्सन होता है, अब इसके अंदर मेंबर्स होते हैं, वो कितने सारे होते हैं, बहुत सारे मेंबर होते हैं। एक एग्जांपल बताता हूँ, रिलायंस कंपनी है, उसके शेयर कितने लोगों के पास में होंगे, अब वो है तो ओनर, पर इतने सारे लाखों जो लाखों लोगों के पास में रिलायंस कंपनी के शेयर होंगे या टाटा कंपनी के, तो ये सारे के सारे ऐसा थोड़ी ना कि मैनेजमेंट के अंदर बैठ के ना वहाँ की जो डे टू डे एक्टिविटीज है उसके अंदर पार्टिसिपेट करने लग जाएंगे। ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाता। क्यों, क्योंकि जो मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं ना, वो बहुत ज्यादा है ना होते हैं, इसलिए नहीं हो पाता। तो वो क्या करते हैं, जितने भी मेंबर्स होते हैं ना या शेयर होल्डर्स होते हैं वो अपॉइंट करते हैं किसको, डायरेक्टर्स को, ठीक है। फिर डायरेक्टर्स का एक बोर्ड बनता है जिसको अपन बोलते हैं बोर्ड
ऑफ डायरेक्टर, फिर वो लोग क्या करते हैं कि पूरे मैनेजमेंट की जो डे टू डे एक्टिविटीज है या ऑर्डिनरी एक्टिविटीज है एक बिजनेस की, वो उसको रन करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यही चीजें यहाँ पर दे रखी हैं। द नंबर ऑफ द शेयर होल्डर इज क्वाइट लार्ज, शेयर होल्डर्स होते हैं वो बहुत ज्यादा लार्ज क्वांटिटी के अंदर होते हैं। एज दे आर नेदर पॉसिबल टू नो एंड डिजायरेबल टू ईच मेंबर टू टेक पार्टिसिपेट इन डे टू डे मैनेजमेंट। ठीक है, डे टू डे एक्टिविटी के अंदर ये सारे पॉसिबल नहीं हो पाता कि ये सारे के सारे खुद को पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए क्या करते हैं, कंपनी क्या करती है, कंपनी किसके थ्रू मैनेज होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू मैनेज होती है, और इसको कौन इलेक्ट करता है, शेयर होल्डर्स ही इलेक्ट करते हैं। ठीक है, आपको ये वाला फीचर भी समझ में आ गया होगा कंपनी का। नेक्स्ट फीचर आता है परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन किससे रिलेटेड है कि कंपनी को फर्क नहीं पड़ता किससे, मेंबर से। कैसे फर्क नहीं पड़ता कि किसी भी मेंबर का डेथ हो रही है या वो इंसॉल्वेंट हो रहा है या वो है ना वो रिटायर हो रहा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता। इसका ऐसे याद कर सकते हो, मेंबर चाहे आए मेंबर चाहे जाए, ठीक है, कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, ये किसका कौन सा फीचर है, परपेचुअल सक्सेशन, ये कंपनी का फीचर है। ठीक है, देखो इसके अंदर ये भी लिख रहा है कि एग्जिस्टेंस ऑफ ए कंपनी इज नॉट अफेक्टेड बाय द रिटायरमेंट एंड डेथ लोएंसी एंड और इंसोलेंसी ऑफ इट्स मेंबर। मेंबर के इंसोलेंसी से, मेंबर के डेथ से, रिटायरमेंट से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लास्ट फीचर आता है कंपनी का कॉमन सील। कॉमन सील देखो बेसिकली क्या होता है कि कॉमन सील, पहली बात ये कि हर कंपनी एक्ट 2013 पढ़ते हैं इंडिया का, तो वहां पर ये दे रखा है कि हर कंपनी को मतलब कंपलसरी नहीं है कि आपके पास में कॉमन सील होना ही चाहिए। यदि आप रखते हो तो ठीक है, नहीं रखते हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यदि नहीं रखते हो तो ये यहाँ पर आपके पास में क्या होता है कि एक सीएस मतलब कंपनी सेक्रेटरी और प्लस एक डायरेक्टर की सिग्नेचर से भी काम हो जाता है। ये एक तरीके कॉमन सील क्या होती है बेसिकली, ये एक तरीके की है ना, ये एक तरीके का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। ठीक है, जैसे अपन किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑथराइज करते हैं तो वहां पे अपन ने सिग्नेचर करते हैं ना, तो ये एक तरीके की सील होती है जो कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। ठीक है, अब इसको मेंटेन करना, यदि मतलब इसको रखना मैंडेटरी है या नहीं है, नहीं है मैंडेटरी। ठीक है, कोई रखता है तो कोई कंपनी रखती है तो अच्छी बात है, नहीं रखती तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि नहीं रखती तो ये आपके पार्ट मतलब आपके सिलेबस में नहीं है, बट फिर मैं बता देता हूँ कि वहां पर है ना किसी कंपनी के पास में कॉमन सील नहीं होती, तो वहां पे एक सीएस और एक डायरेक्टर का सिग्नेचर से भी काम चल जाता है। ठीक है, तो ये आपके कॉमन सील हो गए। तो बेसिकली आपके पास में ना जो 5 फीचर्स बताए मैंने, कैरेक्टरिस्टिक्स मान लो या फीचर मान लो कंपनी के, कौन कौन से, सेपरेट लीगल एंटिटी, लिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है, आर्टिफिशियल पर्सन और एक परपेचुअल सक्सेशन, और लास्ट कौन सा है आपके पास, कॉमन सील। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब अपन देखते हैं काइंड्स ऑफ ए कंपनी। ठीक है, काइंड्स ऑफ कंपनी देखते हैं। ये जो बोर्ड नोट्स है ना जिससे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये यदि आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन हो सकते हैं और वहां पर आपको इसकी पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहां पर जो भी आपको जो इंपोर्टेंट पार्ट है मतलब इंपोर्टेंट थ्योरी पार्ट है वो आप रिवाइज कर सकते हो, जिससे कि आपके काम पे मार्क्स करने के चांसेस नहीं रहे। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं काइंड्स ऑफ कंपनी। कंपनी कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो कंपनी बेसिकली 3 टाइप की होती है। कौन कौन सी, अनलिमिटेड कंपनी, ठीक है, और फिर एक होती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, फिर लास्ट टाइप आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। ठीक है, लिमिटेड बाय शेयर। अब लिमिटेड बाय शेयर के 3 टाइप होते हैं जिनके नाम आपने सुने होंगे कि प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ठीक है, एक होती है ओपीसी जिसको बोलते हैं 1% कंपनी। तो अब ये क्या होती है, इनको अपन डिटेल के अंदर देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आता है अपने पास में अनलिमिटेड कंपनी। तो अनलिमिटेड कंपनी क्या कौन सी कंपनी होती है, यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया। ठीक है, तो अनलिमिटेड कंपनी कौन सी कंपनी होती है बेसिकली, जिसके अंदर ना शेयर होल्डर की कोई मतलब लाइबिलिटी होती है ना, वो फिक्स नहीं होती। ठीक है, उसके अंदर जो शेयर होल्डर्स होते हैं या मेंबर्स होते हैं उनकी लाइबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड होती है। ठीक है, अनलिमिटेड होती है। कहा जाता है कि अनलिमिटेड कंपनी के अंदर शेयर होल्डर की मतलब ऐसी सिचुएशन भी आ सकती है कि उसके घर के बर्तन बिक जाते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसकी लाइबिलिटी फिक्स ही नहीं है। यहाँ पर अनलिमिटेड लाइबिलिटी है, जितना कंपनी को लॉस हो जाएगा उतना पैसा रिकवर करेंगे। किससे रिकवर करेंगे, शेयर होल्डर से, मेंबर से रिकवर करेंगे। तो इस तरीके की कंपनी को अपन क्या बोलते हैं कि अनलिमिटेड कंपनी। देखो इसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अनलिमिटेड कंपनी इज ए कंपनी वेयर नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। ये लाइबिलिटी है। ठीक है, ये टाइपिंग एरर हो गया। ठीक है, नो लिमिट ऑन द लाइबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर। ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है, जो अब इस तरीके की जो कंपनी होगी तो वहां पर रिस्क कैसा होगा, बहुत ज्यादा हाई होगा। तो रिस्क इन्वॉल्व इन सच कंपनीज टू हाई, यहाँ पे कैसा होता है, बहुत हाई होता है। और एक बात हो कि इंडिया के अंदर जो कंपनी एक्ट है 2013 वो ये बोलता है कि इंडिया के अंदर अनलिमिटेड कंपनी क्या नहीं हो सकती, इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ पे रिस्क बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो शेयर होल्डर्स वगैरह जो पब्लिक टैक्स लगाती है उसके वो बहुत हैवी लॉसेज हो सकते हैं। तो इस तरीके की कंपनी इंडिया के अंदर इनकॉर्पोरेट नहीं होती। तब तभी आपने कहां पर भी नहीं देखा होगा कि इंडिया के अंदर ये कंपनी है ना क्या है कि अनलिमिटेड लाइबिलिटी है इस कंपनी की। ठीक है,
ये यहाँ पे लिखा है कि दीज आर नॉट फाउंड इन इंडिया इवन थ्रो द परमिटेड बाय द कंपनी एक्ट। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है अपने पास में कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, यहाँ पर क्या होता है देखिए, liability of a member is limited to the extent the guarantee given by them in the event of a winding up of the company। यहाँ पर क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं ना वो गारंटी देते हैं कि इस अमाउंट तक हम की गारंटी लेते हैं, यहाँ तक ही हमारी लाइबिलिटी है, इस अमाउंट तक की, उस एक लिमिट तक की लाइबिलिटी होती है ना, उस इस तरीके की जो कंपनी होती है वहां पर इस तरीके के जो शेयर होल्डर होते हैं जिस कंपनी में के अंदर वो खुद का इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो उस तरह की कंपनी को अपन क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। और जो गारंटी वाला जो अमाउंट है ना वो किस टाइम में मंगाया जाता है, जब वाइंडिंग अप होता है। वाइंडिंग अप का मतलब होता है, जैसे ये लीगल वर्ड्स होते हैं, जब कंपनी बंद होती है, ठीक है, जब कंपनी बंद होने वाली होती है, जब पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तब हम शेयर होल्डर से ये पैसा मंगाते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि मैं तो 10 लाख तक ही पैसा दे सकता हूँ। ठीक है, अब मैं मेरी जो लाइबिलिटी है ना वो 10 लाख तक ही है। अब कंपनी को यदि लॉस हो रहा है 11 लाख का, तो मैं लाइबल नहीं उसके लिए, मैं सिर्फ 10 लाख रुपए दूंगा। तो इस तरीके की जो कंपनी होती है ना उसको क्या बोला जाता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। ठीक है, नेक्स्ट टाइप आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, इसका मतलब क्या होता है बेसिकली, यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आप है ना, आपने एक शेयर खरीदा है कंपनी का, ठीक है, रिलायंस कंपनी का, जो कि 100 रुपए का, ठीक है, तो आप 100 रुपए तक ही लाइबल हो। ठीक है, अब ऐसे नहीं कंपनी को है ना 100 मतलब ज्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो उसने है ना 105 रुपए मंगवा लिए, तो आप 5 रुपए एक्स्ट्रा हुए, नहीं, आप 100 रुपए तक 100 ही रुपए दोगे। क्यों? क्योंकि आपने शेयर कितने का खरीदा था, 100 रुपए का खरीदा था। ठीक है, तो इस तरीके की जो कंपनी होती है ना उनको क्या बोलते हैं, कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। अब इसके ना कुछ टाइप्स चलते हैं। ठीक है, इसके कुछ टाइप चलते हैं जो कि क्या होता है, जिनका आपने नाम सुना होगा। एक तो तक पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी क्या होती है ये भी देखेंगे, प्राइवेट कंपनी क्या होती है ये भी अभी अपन देखेंगे, और एक होता है 1% कंपनी जिसको अपन ओपीसी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये क्या होती है ये भी देखेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में पब्लिक कंपनी क्या होती है। ठीक है, पब्लिक कंपनी क्या होती है, तो पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी वो कंपनी होती है जिसके जो कि प्राइवेट कंपनी नहीं होती है। बोलोगे यार भैया ये क्या बात कर रहे हो, अरे आप ना बेयर एक्ट उठा के देख लेना, कंपनी एक्ट का, ठीक है, वहां पर भी आपको यही लाइन मिलेगी कि पब्लिक कंपनी क्या होती है जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। फिर तुम बोलोगे कि भैया फिर प्राइवेट कंपनी क्या होती है जो पब्लिक कंपनी नहीं होती, अरे नहीं ऐसा नहीं होता। देखो प्राइवेट कंपनी को देखना पड़ेगा, प्राइवेट कंपनी याद कर लेना, पब्लिक प्राइवेट कंपनी के फीचर्स अच्छे से याद कर लेना, पब्लिक कंपनी अपने आप याद हो जाएगी, क्योंकि पब्लिक कंपनी में तो एक लाइन लिखनी है कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती। ठीक है, तो होती है जो कि खुद के ना जो शेयर्स होते हैं ना उनको ट्रांसफर करने का राइट उनके पास में नहीं होता। ठीक है, जैसे कि मान लो मैंने किसी है ना पब्लिक प्राइवेट कंपनी का है ना शेयर खरीद रखे हैं, तो मेरे पास ये राइट नहीं कि मैं मेरे जो शेयर्स है ना उसको किसी और को ट्रांसफर कर दूं, पहला पॉइंट। ठीक है, दूसरा लिमिट द नंबर ऑफ इट्स मेंबर। प्राइवेट कंपनी के अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं वो 200 से ज्यादा नहीं हो सकते, वो उनकी लास्ट लिमिट है 200। ठीक है, अब इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या होता है, प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू पब्लिक टू सब्सक्राइब एंड फॉर एनी सिक्योरिटीज द शेयर्स डिवेंचर ऑफ द कंपनी। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, जब कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना तो इशू एक प्रोस्पेक्टस निकालती है, एक इन्विटेशन टू ऑफर निकालती है पब्लिक के लिए कि हाँ हम हमारी कंपनी का शेयर इशू कर रही है तो आप लोग खरीद लीजिए। तो ये इस तरीके का इन्विटेशन नहीं दे सकती पब्लिक को, मतलब प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकती जनरली केस के अंदर, क्योंकि यहाँ पर है ना लिमिटेड नंबर ही चाहिए होता है किसके अंदर, शेयर होल्डर्स के अंदर। तो इस तरह की कंपनी क्या क्या 3 चीजें नहीं कर सकती, कौन कौन सी, मतलब रेस्ट्रिक्ट करती है किस चीज को, कि हम हमारे जो शेयर्स है उसका ट्रांसफर का जो राइट है वो नहीं रेस्ट्रिक्ट करती है। दूसरी चीज, यहाँ पे जो नंबर ऑफ शेयर होल्डर है वो 200 ही हो सकते हैं। ठीक है, तो 200 से ज्यादा नहीं हो सकते। ठीक है, तीसरी चीज कि जो इन्विटेशन ऑफ ए पब्लिक, हम इन्वाइट नहीं कर सकते पब्लिक को कि हाँ आप हमारे शेयर, हमारी कंपनी के शेयर खरीद लो। ठीक है, तो ये 3 चीजें होती है। इसको कैसे याद कर सकते हो, इसको आप है ना ऐसे याद कर सकते हो, इसको आप देखो RLP। ठीक है, प्राइवेट कंपनी क्या होती है, आरएलपी में रेस्ट्रिक्ट करती है, एल मतलब इसमें लिमिट होती है, पी मतलब प्रोहिबिट करती है। अब वो किसके अंदर होती है वो आपको मैंने अभी भी बता दिया। ठीक है, और यहाँ पे जो ये 200 नंबर बताया मैंने कि यहाँ पे जो मेंबर्स हो सकते हैं वो 200 ही हो सकते हैं, इसके अंदर कौन इंक्लूड ही नहीं होंगे, वो इंक्लूड ही नहीं होंगे प्राइवेट कंपनी के जो प्रेजेंट के अंदर एम्प्लॉय है वो, और कोई पहले एम्प्लॉय रह रखा है जिसको बोलता है ना एक्स एम्प्लॉय। ठीक है, तो ये लोग यदि है ना शेयर खरीद रखे किसके, प्राइवेट कंपनी के, तो ये 200 की काउंटिंग के अंदर नहीं आएंगे, इनको अलग कर देंगे। इनके अलावा यदि 200 है तो बस 200 तक ही जो मेंबर्स हैं वो कंपनी के शेयर खरीद सकते हैं। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि प्राइवेट कंपनी क्या होती है, और पब्लिक कंपनी में तो एक ही लाइन लिखनी है कि ऐसी कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं होती, सीधी सी बात है। ठीक है, अब अपने पास में आता है एक ये जो डिफरेंसेस है ना ये इंपॉर्टेंट है किसके, पब्लिक कंपनी के और प्राइवेट कंपनी के। ठीक है, पब्लिक कंपनी के और प्राइवेट कंपनी के जो ये डिफरेंसेस हैं ये इंपॉर्टेंट है, तो ये देख लेते हैं अपन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। ठीक है, तो ये देख लेना, देखो मैं बताता हूँ।
देखो अभी अपन ने कौन सी कंपनी पढ़ी थी, प्राइवेट कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी के अंदर कितने मेंबर्स हो सकते हैं, मैंने बताया था मैक्सिमम कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 200 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है। और मिनिमम 2 मेंबर हो सकते हैं, ठीक है, 2 मेंबर। इसके अंदर कौन इंक्लूड नहीं होते, इसके अंदर हमारे जो पास्ट और प्रेजेंट एम्प्लॉइज होते हैं वो इंक्लूड नहीं होते हैं, ठीक है। पब्लिक कंपनी है उसके अंदर कितने मेंबर्स हो सकते हैं, उसके अंदर मिनिमम तो 7 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। और मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है, कितने भी मेंबर्स ऐड करते जाओ। अब इन्विटेशन टू ऑफर मैंने बताया था प्राइवेट कंपनी, अभी अपन ने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी वो इन्विटेशन दे सकती है, नहीं दे सकती, ठीक है, कैन नॉट इनवाइट, ठीक है। और जो पब्लिक कंपनी है वो इनवाइट कर सकती है, मतलब अपोजिट वाला केस लेके चलना, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ शेयर मैंने बताया था, अभी अपन ने पढ़ा था प्राइवेट कंपनी तो वो ट्रांसफर कर सकती है खुद के जो शेयर्स का राइट है, नहीं कर सकती, रेस्ट्रिक्शन होती है उस पर। और यहाँ पर नो रेस्ट्रिक्शन, पब्लिक कंपनी के अंदर कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी होती है ना, प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बनाना जरूरी होता है, जिसको बोलते हैं ना अपन एओए एमओए वगैरह आपने पढ़ा होगा, तो एओए बनाना जरूरी होता है। बट पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के अंदर क्या है, उसको नेसेसरी नहीं है, आप बनाओ तो अच्छी बात है, नहीं बनाओ तो कोई बात नहीं। अब तुम लोग भी उन्होंने बना लिया, पब्लिक कंपनी ने एओए बना लिया, मतलब आर्टिकल्स बना लिए, तो ठीक है। नहीं बनाया तो फिर उसका क्या होगा, तो नहीं बनाते ना तो फिर वहां पे क्या होता है, कंपनी एक्ट के अंदर शेड्यूल 1 के अंदर एक है ना रूल चलता है जिसको बोलते हैं टेबल एफ रूल, तो वो टेबल एफ रूल एप्लीकेबल हो जाता है वहां पर, ठीक है। तो वो टेबल एफ रूल के अकॉर्डिंग वो चीजें फिर एप्लीकेबल हो जाती है, ठीक है। नंबर ऑफ डायरेक्टर, जो प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी के अंदर एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। पर पब्लिक कंपनी है, पब्लिक कंपनी के अंदर कितने डायरेक्टर होने, एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होने चाहिए, ठीक है। जो पब्लिक कंपनी होती है वहां पर जिस कंपनी, जैसे मान लो कि मैंने एक कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है तो उसके नाम के आगे लिमिटेड वर्ड लगेगा, ठीक है। और कोई कंपनी ऐसी है जो प्राइवेट कंपनी है, ठीक है, तो उसके नाम के आगे क्या लगेगा, प्राइवेट लिमिटेड लगेगा, ठीक है। पब्लिक कंपनी है और प्राइवेट कंपनी है, इसके अंदर डिफरेंसेस आपको अच्छे से मैंने क्लासिफाई करके बता दिया है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गया। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये अच्छे से देख लेना, ठीक है, और इसको याद भी कर लेना, ठीक है। फिर लास्ट पार्ट आता है हमारे पास में 1% कंपनी, जिसको अपन बोलते हैं ओपीसी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्लास 12 के पॉइंट से ये भी इंपॉर्टेंट है, 1% कंपनी, और इसका शॉर्ट में अपन बोलते हैं ओपीसी, ठीक है, ओपीसी। अब इसके अंदर क्या होता है, ये है ना एक ही मेंबर है ना इनकॉर्पोरेट कर सकता है, जैसे यदि हम जैसे कि मैं और आप या हम 3-4 जने या मतलब कि हम है ना 40-50 है ना, मतलब कि मेरे दोस्त हैं, वो यदि चाहे कि एक कंपनी खोलते हैं और वो कंपनी कैसे होनी चाहिए, ओपीसी होनी चाहिए, नहीं ओपीसी नहीं खोल सकते। एक व्यक्ति यदि कंपनी खोलना चाहता है तो वो कैसी कंपनी हो सकता है, ओपीसी, क्योंकि 1% कंपनी, नाम से ही पता लग रहा है कि 1% कंपनी है, एक व्यक्ति इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। इसके अंदर कितने मेंबर होंगे, सिर्फ एक ही मेंबर होगा, ठीक है, 2 मेंबर भी नहीं हो सकते, ठीक है। और ये कंपनी खोलने के लिए क्या कंडीशन है, इस कंपनी को खोलने के लिए क्या कंडीशन है, जो वो एक व्यक्ति होगा ना वो क्या होना चाहिए, इंडियन सिटीजन होना चाहिए या रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। या तो रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए या क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है। अब तुम्हारे अंदर यहाँ पर दे रखा है बुक के अंदर कि रेसिडेंट कौन होगा, सिटीजन कौन होगा, ये क्लास 12 के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो ये आप स्किप कर सकते हो, ठीक है। और ओबीसी है 1% कंपनी, वो उसको ऐसा नहीं कि वो है ना क्या कौन सा बिजनेस करिए, चैरिटेबल बिजनेस, चैरिटेबल मतलब जैसे एनपीओ हो गया, वो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, तो ये इस तरीके का बिजनेस कौन नहीं कर सकता, ओपीसी नहीं कर सकता, इसलिए स्ट्रिक्टली मना है, ठीक है। और ओपीसी कैसा काम नहीं कर सकता 1% कंपनी, जो बैंकिंग सेक्टर वाला जो काम होता है ना, जो बोलता है कि एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, या मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, मतलब बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इस तरीके का जो काम हो सकता है ना वो कौन नहीं कर सकता, ओबीसी नहीं कर सकता। ये रिस्ट्रिक्शंस ले रखे हैं, ठीक है, कि ओबीसी के तो एनपीओ जैसा मतलब सेक्शन 8 कंपनी वाला काम नहीं कर सकता। सेक्शन 8 कंपनी मतलब जो कि चैरिटेबल बिजनेस, चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव के लिए बनती है ना कंपनी, उनको बोलते हैं सेक्शन 8 कंपनीज, ठीक है। और एनबीएफसी मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, इस तरीके का जो काम है वो कौन नहीं कर सकता, ओबीसी नहीं कर सकता। तो फिर करेगा कैसा, वो प्रॉफिटेबल बिजनेस करना चाहिए, कौन, ओबीसी, ठीक है। तो ये दोनों रेस्ट्रिक्शंस दे रखे, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये आप लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। अब ओबीसी को है ना कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं, ओबीसी को क्या मिलता है, कुछ बेनिफिट भी मिलते हैं। क्या बेनिफिट मिलता है मैं बताता हूँ। देखो इंडिया के अंदर जो कंपनी है उनको कंपनी एक्ट के थ्रू फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़ते हैं, सीधी सी बात है, कॉमन सेंस वाली बात है, एक हर कंपनी को खुद का है ना क्या बनाना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। अब कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 5 चीजें कवर होती है कि हर कंपनी को 5 चीजें बनानी जरूरी है। क्या क्या मैं बताता हूँ। पहला आपने क्लास 11 में पढ़ेगा ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है। दूसरा बैलेंस शीट, तीसरी कैश फ्लो, फोर्थ हो गया आपने नोट अकाउंट, फिफ्थ होता है कि आपकी जो इक्विटी है ना उसके अंदर चेंजेस कितने उसका एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है। ये 5 चीजें आपको बेसिकली बनानी पड़ती है।
ठीक, किसको बनानी पड़ती है? इंडिया के अंदर जितनी भी कंपनियां उन सबको ये बनानी पड़ती है। बट ओपीसी को क्या एक बेनिफिट दे रखा है, क्या कि आप यदि है ना इन पांच चीजों के अंदर से एक चीज नहीं बनाते हो तो कोई बात नहीं, ये आप इसके लिए एग्जाम्प्ट हो। कौन सी चीज? कैश फ्लो। जो ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपका जो कैश फ्लो है, आप यदि नहीं बनाओगे तो कोई बात नहीं, इसके लिए आपको एग्जाम्प्ट, ये बेनिफिट दे रखा है। किसको दे रखा है बेनिफिट? ओपीसी को दे रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना, एमसीक्यूज के अंदर आपसे पूछ सकता है। ठीक है, कि ओपीसी को रिक्वायर्ड है या नहीं है कैश फ्लो बनाने के? तो रिक्वायर्ड नहीं है। ओपीसी बनाती है तो बहुत अच्छी बात, नहीं बनाती तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, सेकंड बेनिफिट क्या दे रखा है? सेकंड बेनिफिट ये दे रखा है कि हर एजीएम होती है, एजीएम मतलब हर कंपनी है ना एक साल के ना एजीएम करती है। एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग करती है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या होता है कि जैसे बाकी कंपनी है ओपीसी को छोड़कर, तो वहां पर क्या रिक्वायरमेंट होती है कि इतने मेंबर आपके ना पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे 5 मेंबर हो गए, 10 मेंबर हो गए, 15 मेंबर हो गए, तो ये पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए। तब जाकर क्या होगा कि वो एजीएम कंडक्ट होगी, अदरवाइज वो जो एजीएम है ना वो कैंसिल हो जाएगी या पोस्टपोन हो जाएगी। ठीक है, उस चीज को जो पर्सनली मेंबर्स जो प्रेजेंट होंगे उसके नंबर को बोलता है कोरम। ये टेक्निकल, ये एक तरह लीगल टेक्निकल वर्ड्स हैं जो कि है ना क्लास 12th में नहीं चलता इतना। आगे जब आप लॉ वगैरह पढ़ोगे, बिजनेस लॉ वगैरह, कॉर्पोरेट लॉ वगैरह पढ़ोगे तो वहां पर आता है। तो ये इसको बोलते हैं कोरम। ठीक है, तो यहाँ पर यह कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब यहाँ पर कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए यहाँ पे इसको ये बेनिफिट देगा कि आपकी एजीएम के कोरम नहीं भी होता है ना तो भी आप आपकी एजीएम कंडक्ट कर सकते हो। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि भैया यहाँ पे किसको क्यों दे रखी है ये बेनिफिट? क्योंकि यहाँ पर मेंबर ही एक है, यहाँ पे 2 मेंबर भी नहीं है। तो ऐसा नहीं 2 मेंबर होंगे तभी जाके हम हमारी एजीएम करेंगे। ठीक है, एक मेंबर खुद के साथ ही एजीएम कर लेगा। ठीक है, सीधी सी बात ये है। बाकी क्या होता है कि प्राइवेट कंपनी में, पब्लिक कंपनी में एक से ज्यादा मेंबर होता है, तो वहां पर क्या मेंबर्स की रिक्वायरमेंट होती है कि इतने मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होने चाहिए, तब जाकर हम हमारी जो एजीएम है उसको कंडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये 2 बेनिफिट दे रहे हैं। कौन कौन से? एक तो है ना ओपीसी को क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर कैश फ्लो बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, दूसरा कि एजीएम के अंदर, एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर उनको कोरम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो शेयर्स क्या होते हैं? तो बेसिकली क्या होता है कि एक कंपनी होती है, ठीक है, उसको रिक्वायरमेंट किसकी होती है? फंड की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब वो क्या करती है कि जो टोटल कैपिटल होती है ना जिसकी उसको रिक्वायरमेंट होती है, उसको छोटे छोटे ना यूनिट्स में डिवाइड कर देती है। ठीक है, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। एक आपको इसको मैं ना एक छोटा सा एग्जांपल लेके बता देता हूँ, आपको बहुत अच्छी क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। जैसे एक कंपनी है, उसको 10 लाख रुपए की जरूरत है। कितने की जरूरत है? 10 लाख रुपए की जरूरत है। अब इसने क्या किया, इसके छोटे छोटे यूनिट बना दिए। कितने रुपए के? 10 रुपए के यूनिट बना दिए। अब 10 रुपए का एक यूनिट, एक शेयर बना दिया। ठीक है, तो इसको कितने शेयर की रिक्वायरमेंट होगी? 1 लाख शेयर की। 1 लाख शेयर की। तो ये जो छोटे छोटे जो यूनिट बने ना, एक अब यहाँ पर क्या हो गया कि एक जो शेयर है वो कितने रुपए का हो गया? 10 रुपए का। ठीक है, तो अब ये एक शेयर हुआ, ये एक क्या हो गया? एक यूनिट हो गया किसका? टोटल कैपिटल का। ये टोटल कैपिटल एक यूनिट हो गया, तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? शेयर बोल देते हैं। ठीक है, जैसे कि आप है ना बेसिकली क्या करते हो, आप जब कैफे में या रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हो तो आप एक पिज्जा मंगवाते हो। अब पिज्जा के अंदर क्या होता है कि स्लाइसेस होते हैं, जैसे 6 स्लाइसेस, 8 स्लाइसेस, तो वो आप क्या करते हो? एक शेयर होता है वो। ठीक है, तो 1 स्लाइस, एक जो स्लाइस होती है पिज्जा की, वो एक शेयर हो गई पूरे किसका? पिज्जा का। तो वैसे टोटल कैपिटल का एक छोटा सा जो यूनिट होता है जिसको एक पर्टिकुलर अमाउंट में अपन उसको ब्रेक करते हैं, जैसे कि 10 रुपये, 100 रुपये, वो कुछ भी हो सकता है, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं? शेयर बोलते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा शेयर क्या होता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन भी देख लेते हैं अपन। इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है? टोटल कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू द यूनिट्स ऑफ स्मॉल डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मतलब कि एक तरीके से रुपीज ले लो, 10 रुपए, 100 रुपए, 1000 रुपए, इस तरीके से यदि उसको जो छोटे छोटे यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं किसको? टोटल कैपिटल को, तो उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? शेयर्स बोलते हैं। अब शेयर्स कितने टाइप के होते हैं ये पढ़ते हैं अपन। ठीक है, शेयर कितने टाइप के होते हैं? तो बेसिकली क्या होता है? शेयर्स 2 टाइप के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? इक्विटी शेयर, एक तो इक्विटी शेयर और एक प्रेफरेंस शेयर। ठीक है, प्रेफरेंस शेयर के और भी टाइप्स होते हैं, वो अपन आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कि इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। ठीक है, इक्विटी शेयर्स क्या होता है कि इक्विटी शेयर वो शेयर्स होते हैं, हर शेयर पर डिविडेंड मिलता है। ये आपको बेसिक नॉलेज है, कॉमन सेंस नहीं, कॉमर्स सेंस है कि आपको शेयर पे क्या मिलता है? डिविडेंड मिलता है। तो इक्विटी शेयर्स वालों को डिविडेंड कब मिलता है? जब प्रीफरेंस शेयर्स वालों को पेमेंट होने के बाद में यदि पैसा बचता है कंपनी के पास, तब जो पैसा बचता है उसके अंदर से किनको डिविडेंड दिया जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को पैसा दिया जाता है। ठीक है, ये चीज यहाँ पे लिखी है। मैं आपको ना क्लास 12 के अंदर इनकम स्टेटमेंट नहीं है,
तो बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि किस तरीके से मतलब कि है ना इक्विटी शेयर होल्डर वालों को पैसा मिलता है। देखो सब इनकम स्टेटमेंट में क्या होता है कि कंपनी कोई ना हर कंपनी कोई ना कोई बिजनेस करती है, ठीक है, बिजनेस करेगी तो उसके बाद पैसा आएगा। और बिजनेस में क्या होता है, क्या तो आप सर्विसेज को रेंडर कर रहे हो या आप क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट को बना रहे हो, प्रोड्यूस कर रहे हो, तो आप क्या करते हो, सेल। अब आपके पास पैसा सेल से ही आता है, ठीक है, सेल से पैसा आ गया। अब इसके अंदर सबसे पहले आप क्या माइनस करते हो, आप इसमें माइनस करते हो आपकी वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट मतलब कि जैसे कि आपके पास में जो इसको कोई भी प्रोडक्ट है वो बना रहे हैं, तो उसके अंदर आपके पास में कितना रॉ मटेरियल लग रहा है, कितनी आपके पास में उसके अंदर डायरेक्ट वेजेस लग रही है, तो इसको माइनस कर देते हो, ठीक है। इसको माइनस करने के बाद में आपके पास में क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। इसको माइनस करने के बाद आपके पास में क्या आता है, कॉन्ट्रीब्यूशन आता है। अब इसके अंदर से आप क्या माइनस करते हो, फिर आप माइनस करते हो फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, फिक्स्ड कॉस्ट। अब फिक्स्ड कॉस्ट कैसे हो सकती है, जैसे आपकी फैक्ट्री है उसका रेंट हो गया, तो इस तरीके की जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना वो माइनस करते हो, ठीक है। उसके बाद में आता है आपके पास में ईबीआईटी, ये नाम सुना सुना लग रहा होगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, तो वो हमारे पास में वो आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में हम इसके अंदर से क्या माइनस करते हैं कि मान लो कि हमने है ना लोन ले रखा है, तो उनको इंटरेस्ट देना है बैंक वालों को, या डिबेंचर इशू करे तो डिबेंचर वालों को डिबेंचर के ऊपर इंटरेस्ट देना है, तो हम सबसे पहले क्या माइनस कर देते हैं, इंटरेस्ट माइनस कर देते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट दे देते हैं उसके अंदर से। अब जो पैसा बच गया हमारे को, उसको अपन क्या बोलेंगे, अर्निंग बिफोर टैक्स। अब इसके ऊपर हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, मतलब कि जितना भी टैक्स बन रहा है 30%, 28%, जो भी हमारा इस अमाउंट में जो भी हमारा टैक्स बच रहा होगा, बन रहा होगा, वो हम क्या करेंगे, गवर्नमेंट को देंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम टैक्स भी माइनस कर देते हैं हम यहाँ पे, ठीक है। अब टैक्स दे दिया, अब जो पैसा बच गया उसको अपन क्या बोलेंगे, अर्निंग आफ्टर टैक्स। ये तो नाम सुने सुने। अब अर्निंग आफ्टर टैक्स के अंदर से हम क्या करेंगे, सबसे पहले पेमेंट किसको करेंगे, दो तरीके की शेयर्स थे, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, और इनको जो खरीदने वाले हैं उनको क्या बोलेंगे, इक्विटी शेयर होल्डर और प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो सबसे पहले हम पेमेंट करते हैं किसको, इक्विटी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है, किसको करते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वालों को, तो इनको पेमेंट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में यदि कोई पैसा बच गया तो इसको हम क्या करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में डिवाइड करते हैं, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर में डिवाइड करते हैं, और फिर हम ये वाला जो पैसा होता है, ये वाला पैसा ये किसके पास में जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास में जाता है, ठीक है। ये वाला जो पैसा है वो इक्विटी शेयर होल्डर के पास में जाता है। तो आई थिंक आपको इनकम स्टेटमेंट से आपको एक आइडिया मिल गया होगा कि सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो कोई भी सर्विस देती है या प्रोडक्ट बनाती है, उससे सेल होती है, उसके बाद में वो उसके अंदर से सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट माइनस करती है, फिर उसके बाद में जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूशन में वो क्या करती है, सबसे पहले माइनस करती है क्या, फिक्स्ड कॉस्ट के बाद में जो पैसा बचता है उसको बोलते हैं अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। उसमें से वो इंटरेस्ट माइनस करती है, उसके बाद वो टैक्स माइनस करती है, और उसके बाद में जो पैसा बच जाता है वो उसमें से सबसे पहले डिविडेंड किसको दिया जाता है, प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों को दिया जाता है, ठीक है। और उसके बाद में कोई पैसा बच जाता है तब जाकर किसको दिया जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाता है। तो ये आपको अब इसका जो रेफरेंस है वो यहाँ पर थ्योरी के अंदर दे रखा है, वो मैं आपको बताता हूँ कि इक्विटी शेयर्स होते हैं ना, उन पर जो डिविडेंड है वो कब दिया जाता है, जब प्रॉफिट है ना बच जाता है, किसको पैसा देने के बाद में, प्रीफरेंस शेयर होल्डर वालों को पैसा देने के बाद में जब बच जाता है तब प्रीफरेंस शेयर्स जो होते हैं उनको पैसा देने के बाद में यदि हमारे पास प्रॉफिट बच गया, पैसा बच गया, तब जाकर इक्विटी शेयर होल्डर वालों को डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है। उसके और यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर होता है ना, मैं आगे बताऊंगा, तो प्रीफरेंस शेयर होल्डर में जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी करेंगे तो वहां पर एक परसेंटेज फिक्स होती है, जैसे डिबेंचर में होती है, जैसे 6% प्रीफरेंस शेयर। तो इसका मतलब होता है कि प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स होते हैं ना, उनको फिक्स्ड रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है। बट यहाँ पर इक्विटी शेयर होल्डर के अंदर है ना, कोई भी फिक्स रेट नहीं होता डिविडेंड को, कि आपको हम 5% ही देंगे, 4% देंगे, ठीक है, ये कोई फिक्स नहीं होता यहाँ पर डिविडेंड। यहाँ पर बेसिकली एक ही रूल अप्लाई होता है, ज्यादा प्रॉफिट बचेगा तो ज्यादा पैसा मिलेगा, कम प्रॉफिट बचेगा मतलब कम प्रॉफिट बनेगा या बचेगा तो कम पैसा मिलेगा आपको, सीधा सा रूल है। यहाँ पे आपको फिक्स जो रेट होती है मतलब कि डिविडेंड वो यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होती, ठीक है। तो कंपनी अर्न मोर प्रॉफिट तो यहाँ पे है ना हाईयर रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, और यदि कम प्रॉफिट होगा तो कम रेट ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो इस तरीके की चीज होती है इक्विटी। और यहाँ पे क्या, जो इक्विटी शेयर होल्डर्स होते हैं ना, जिनके पास में इक्विटी शेयर्स होते हैं, इक्विटी शेयर्स जिनके पास में भी होते हैं उनको बोलते हैं अपन इक्विटी शेयर होल्डर्स। तो उनके पास में जो इनके पास में एक राइट मिलता है जिसको बोलते हैं वोटिंग राइट, ये वो इनके पास वोटिंग राइट मिलता है, और ये क्या कर सकते हैं, जो कंपनी के जो मैनेजमेंट होता है ना उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ठीक है। अब जो चीजें अपन ने इक्विटी शेयर्स के अंदर पढ़ी ना, इसका कुछ चीजें अपोजिट कर लेना, और वही चीज किसके अंदर आ जाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। तो आई थिंक इक्विटी शेयर्स आपको समझ आएंगे। प्रेफरेंस शेयर्स के अंदर ना दो चीजें याद करने वाली है कि प्रेफरेंस शेयर्स के पास में दो प्रेफरेंशियल राइट होते हैं। अब वो दो प्रेफरेंशियल राइट क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। फर्स्ट प्रेफरेंशियल राइट तो क्या होता है, इनको डिविडेंड जो मिलता है ना फिक्स रेट का मिलता है, ठीक है। वहां पर तो क्या था इक्विटी वाले में कि फिक्स रेट नहीं थी, वहां पर ज्यादा प्रॉफिट होगा तो ज्यादा मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा तो कम मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, ठीक है, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, और पैसा इनको कम मिलता है
किससे पहले मिल जाता है, इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलने से पहले इनको पैसा मिल जाता है। ठीक है, मैंने देखो अभी मैंने इनकम स्टेटमेंट में भी बताया था कि यहाँ पर तो यहाँ पर जो ये वाला जो पैसा होगा ना वो इक्विटी शेयर होल्डर को मिलेगा, पर इससे पहले कि इनको पैसा मिलेगा इक्विटी प्रीफरेंस शेयर होल्डर वालों को पैसा मिलेगा। ठीक है, प्रीफरेंस होल्डर वालों को यहाँ पे पैसा मिलेगा, मतलब इक्विटी शेयर होल्डर से पहले। ठीक है, तो पहला राइट तो ये हो गया क्या, प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स के पास में पहला प्रीफरेंशियल राइट तो क्या हो गया कि इनको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। दूसरा मतलब इसी के अंदर क्या पॉइंट दे रखा है, और किससे पहले जो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को जो पेमेंट करने से पहले इनको पैसा मिल जाएगा। दूसरा पॉइंट क्या आता है, दूसरा पॉइंट कि कंपनी जब वाउंड अप होगी, वाउंड अप का मतलब होता है कंपनी जब बंद होती है, ठीक है, तब इनको है ना किससे पहले पैसा मिल जाएगा। जैसे मान लो इक्विटी शेयर वालों ने खुद का पैसा लगाया, प्रीफरेंस शेयर वालों ने खुद का पैसा लगाया, ठीक है, अब कंपनी बंद होगी तो ये लोग खुद का पैसा तो मांगेंगे ना, तो इनको जो प्रीफरेंस शेयर होल्डर्स वाले होते हैं ना, इनको पहले पैसा मिलेगा किसके कंपेरिजन में, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को, उनको बाद में मिलता है, किनको, इक्विटी शेयर होल्डर वालों को। तो ये दो है ना, इनके पास में क्या होता है, प्रीफरेंशियल राइट होते हैं, किसके पास में, प्रीफरेंस शेयर्स के पास में। ठीक है, आपको ये समझ में आ गया, इक्विटी शेयर्स, प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, अब प्रीफरेंस शेयर्स के अंदर कुछ टाइप्स दे रखे हैं, वो अपने को पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, वो भी एक तरीके से इंपॉर्टेंट ही मान लो, तो वो बहुत सारे टाइप्स हैं। ठीक है, वो अपन सारे पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो पहला तो अब हमारे पास में आता है कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर का मतलब क्या हो गया, देखो मैं बताता हूँ। जैसे मान लो कि पिछले साल तक कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं करा, अब कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर ही नहीं किया तो किसी को पैसा नहीं मिलेगा, ना तो इक्विटी वाले को मिलेगा ना प्रीफरेंस वालों को। या मतलब बोल दिया कि प्रीफरेंस शेयर वालों को इस बार डिविडेंड डिक्लेयर नहीं कर रहा, तो पिछले साल का पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस साल भी कंपनी ने डिक्लेयर नहीं करा, ठीक है, कोई बात नहीं, अब अगली साल डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, अगली साल डिक्लेयर कर रहे हैं, तो अब मान लो तो उनको है ना इस केस के अंदर कौन से वाले शेयर्स के अंदर, कम्युनिटी प्रीफरेंस शेयर के अंदर उस साल का पैसा मिलेगा, या जो पिछले 2 साल में डिक्लेयर नहीं करा उनका भी पैसा मिलेगा, पिछले 2 साल का मिला के तीसरे साल के अंदर पैसा मिलेगा। इसको बोलते हैं कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, इसके अंदर क्या होता है कि जिस साल आपके पास डिक्लेयर नहीं हुआ उस साल का भी पैसा उस साल में मिलेगा जिस साल के अंदर पैसा आपके पास में डिक्लेयर मतलब डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है। ठीक है, तो मतलब पिछले साल का और इस साल का अगले साल में आपको एक एक्यूमुलेटिव क्या है ना, आपको क्या मिल जाएगा, पैसा मिल जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, डिविडेंड एक्यूमुलेट हो जाता है, कब, जब डिविडेंड डिक्लेयर नहीं होता। ठीक है, और इसी का अपोजिट केस देख लो, उसको बोलते हैं अपन नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। यहाँ पर क्या होता है, जैसे पिछले साल डिक्लेयर नहीं हुआ डिविडेंड, इस साल भी नहीं हुआ, बस अगले साल हुआ, तो यहाँ पर क्या हुआ, अगले साल का ही पैसा मिलेगा। ठीक है, अगले साल वाले का जो डिविडेंड जितना बन रहा है उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि पिछले साल में जो डिक्लेयर जो डिविडेंड नहीं हुआ उसका भी पैसा उनको मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया नॉन कम्युलेटिव प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, फिर आता है हमारे पास है पार्टिसिपेटिव प्रीफरेंस शेयर। पार्टिसिपेटिव प्रीफरेंस शेयर का मतलब क्या होता है, मान लो कि हमने जो इनकम स्टेटमेंट में मैंने बताया था, तो उसमें प्रीफरेंस शेयर वालों को डिविडेंड दे दिए। ठीक है, इक्विटी शेयर जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उनको भी पैसा दे दिया, फिर भी हमारे पास में पैसा बच गया कंपनी के पास में, तो इनके पास में क्या राइट होता है कि उसके अंदर से भी ये लोग खुद का है ना पैसा बना सकते हैं, मतलब यहाँ वहां से भी ये खुद के अंदर जो है ना एक्स्ट्रा पैसा ले सकते हैं। तो इन ऐसे ऐसे जो शेयर्स होते हैं प्रीफरेंस शेयर्स, उनको बोलते हैं पार्टिसिपेटिव प्रीफरेंस शेयर। यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है कि जो ये सरप्लस प्रॉफिट होता है ना उसके अंदर भी ये लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसका अपोजिट क्या है, नॉन पार्टिसिपेटिव प्रीफरेंस शेयर। नॉन पार्टिसिपेटिव प्रीफरेंस शेयर के अंदर क्या होता है कि एक बार आपको पैसा मिल गया प्रीफरेंस शेयर वालों को, ठीक है, एक बार मिल गया, दूसरी बार उसके बाद में इक्विटी शेयर वालों को मिल गया, उसके बाद में भी यदि आपके पास में सरप्लस पैसा मिल गया तो इनके पास में कोई राइट नहीं है कि आप लोग वहां से भी खुद का प्रॉफिट मतलब वहां से भी आप रुपए ले सकते हो। ठीक है, तो इनके पास में कोई राइट नहीं होता, ऊपर वाले में इनके पास में राइट होता है कि आप एक्स्ट्रा जो सरप्लस प्रॉफिट बच गया उसके अंदर भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, यहाँ पर ये पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो इस तरीके के जो शेयर्स होते हैं उनको क्या बोल सकते हैं, नॉन पार्टिसिपेटिव प्रीफरेंस शेयर्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर। रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर, ठीक है, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर क्या होता है कि मान लो कि मैंने 1000 रुपए लगाए, अब मेरे को 1000 रुपए में उन्होंने कंपनी वालों ने बोला कि 10% डिविडेंड मिलता जाएगा, तो मेरे को हर साल कितने कितने रुपए में 100 रुपए मिलते रहेंगे। ठीक है, बट एक टाइम ऐसा आएगा जब है ना ये रिडीम भी हो जाएंगे। रिडीम का मतलब क्या हो कि ऐसा नहीं है कि वो हर साल ही मेरे को है ना 10-10 रुपए मिल जाएगा, जिंदगी में मैंने जो 1000 रुपए लगाए वो मेरे को कभी मिलेंगे ही नहीं, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब मैं वो जो 1000 रुपए है ना वो रिडीम कर लूंगा तो मेरे को 1000 रुपए भी मिल जाएंगे और उसका साथ का डिविडेंड मिल जाएगा। इस तरीके जो शेयर्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, रिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर। इसका अपोजिट क्या है ना, अपोजिट केस क्या आता है, इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर। इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर मतलब मैंने 1000 रुपए लगाए, मेरे को हर साल 10-10% मिलेगा, तो मतलब कि 100 रुपए मिलेंगे। अब मेरे को 100 रुपए मिलते रहेंगे, ठीक है, बट मेरे को वो जो मैंने इनिशियल लेवल पे जो 1000 रुपए लगाए वो मेरे को कभी नहीं मिलेंगे। तो इस तरीके के जो प्रीफरेंस शेयर होता है उसको क्या बोलते हैं, इरिडीमेबल प्रीफरेंस शेयर। ठीक है, अब एक एक्स्ट्रा बात बता दो,
इंडिया के अंदर कंपनी एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर आप 20 साल से ज्यादा मतलब इरिडीमेबल जो रिडीमेबल शेयर्स है ना वो इशू नहीं कर सकते। मतलब किसी शेयर होल्डर ने खुद का पैसा लगाया तो प्रीफरेंस शेयर के अंदर, तो उसको 20 साल के अंदर उसका जो इनिशियल अमाउंट है वो भी उसको देना ही पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप है ना कभी उस इरिडीमेबल जो प्रीफरेंस शेयर है वो 20 साल से ज्यादा हो रहे हो, ठीक है। एक एक्स्ट्रा बात और बताता हूँ जो आपकी बुक के अंदर नहीं है, कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी होती है ना उनके प्रोजेक्ट की जो लाइफ लाइन्स होती है या लाइफ टाइम होता है वो बहुत लंबे लंबे टाइम तक होता है। तो इस केस के अंदर आपको है ना 30 साल तक का टाइम ड्यूरेशन मिलता है कि 30 साल मैक्सिमम 30 साल तक आप है ना जो आपका जो पैसा लगाएगा वो रिडीम हो जाएगा, ठीक है। तो और इसके अंदर क्या होता है कि 20 साल के बाद में 10% का ना आपको रिडीम करते चलना पड़ता है 21वें साल से। तो अल्टीमेटली क्या होता है जैसे 30 साल आएगा ना वो पूरा का पूरा 100% होगा, वो पैसा रिडीम हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट आता है आपके पास में कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर क्या होता है? ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कि फ्यूचर के अंदर उनके पास में ऑप्शन होता है कि वो प्रेफरेंस शेयर से इक्विटी शेयर के अंदर ट्रांसफर हो जाए, ठीक है, या कन्वर्ट हो जाए, उनको बोलते हैं अपन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। दूसरा आता है इसी का अपोजिट केस नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर। इसके अंदर क्या होता है कि ऐसे प्रेफरेंस शेयर जो कि इक्विटी शेयर में कभी कन्वर्ट ही नहीं हो सकते, वो प्रेफरेंस शेयर ही रहेंगे, ठीक है। तो उनको क्या बोलते हैं अपन? नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, ठीक है। तो आपको आई थिंक इक्विटी शेयर समझ में आ गया होगा, प्रेफरेंस शेयर समझ में आ गया, प्रेफरेंस शेयर के जो भी मैंने टाइप्स बताए वो भी समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब है ना कुछ डिफरेंसेज हैं इक्विटी शेयर के अंदर और प्रेफरेंस शेयर के अंदर, ये भी देख लो जिससे कि आपको बहुत बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि है ना प्रेफरेंस शेयर और है ना इक्विटी शेयर के अंदर, ठीक है। तो ये जो डिफरेंसेज देखते हैं यहाँ पे देखो, रेट ऑफ डिविडेंड। तो मैंने बताया था कि रेट ऑफ डिविडेंड है ना, रेट ऑफ डिविडेंड तो किसके अंदर फिक्स होती है? प्रेफरेंस शेयर के अंदर फिक्स होती है, ठीक है। और इक्विटी शेयर के अंदर फिक्स नहीं होती। क्यों? यहाँ पे तो कौन सा केस है? यहाँ पे तो इक्विटी शेयर में तो कौन सा केस चलता है? ज्यादा पैसा ज्यादा प्रॉफिट तो ज्यादा रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। और कम प्रॉफिट तो कम रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो ये केस चलता है। एरियर ऑफ डिविडेंड के अंदर मतलब कि जो जैसे मतलब किसी साल में है ना डिक्लेयर नहीं हुआ तो ऊपर एक्यूमुलेट होकर मिल जाता है, किसके अंदर मिलता है? प्रेफरेंस शेयर के अंदर मिलता है। इक्विटी शेयर के अंदर मिलता है? नहीं मिलता। इक्विटी शेयर के अंदर तो ये होता है कि जिस साल डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा उसी साल के अंदर मिलेगा। मान लो किसी साल के अंदर डिक्लेयर नहीं हो रहा डिविडेंड इक्विटी शेयर वालों का, तो उस साल उनको पैसा नहीं मिलेगा, डिविडेंड नहीं मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे इनके पास प्रीफरेंशियल राइट किस तरह के रीपेमेंट वाले, तो मैंने बताया था कि प्रीफरेंस शेयर वालों के पास में एक प्रीफरेंशियल राइट क्या होता है कि इनका जो रीपेमेंट है, कौन सा रीपेमेंट, जब इनिशियल जो अमाउंट लगाते हैं वो किससे पहले मिल जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर वालों से पहले मिल जाता है। और इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कब मिलेगा? फिर प्रीफरेंस शेयर होल्डर का पेमेंट होने के बाद में इनको पैसा मिलता है, ठीक है। दोबारा बता देता हूँ, प्रीफरेंस शेयर होल्डर वालों को जो इनिशियल जो अमाउंट होता है जो लगाता है वो इक्विटी शेयर होल्डर को पेमेंट करने से पहले मिल जाता है। अब इक्विटी शेयर होल्डर वालों को कब मिलेगा? प्रीफरेंस शेयर होल्डर को पैसा मिलने के बाद में यदि पैसा बच जाता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर वालों को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास में डिफरेंसेस आता है कि वोटिंग राइट, ठीक है। वोटिंग राइट क्या है? वोटिंग राइट मैंने बताया था किसके पास में होती है? इक्विटी शेयर होल्डर वालों के पास में वोटिंग राइट होता है, तो वो एंजॉय करते हैं इस राइट को, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वालों के पास में होता है नहीं, इनके पास में कोई वोटिंग राइट नहीं होता, ठीक है। राइट टू पार्टिसिपेट, मैनेजमेंट के अंदर कौन पार्टिसिपेट कर सकता है? सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर जिनके पास होते हैं वही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर वाले कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो ये चीजें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। तो आपको जो डिफरेंसेस थे प्रेफरेंस शेयर के अंदर और इक्विटी शेयर्स के अंदर, तो वो तो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे अब, है ना। तो अब अपन देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास शेयर कैपिटल क्या होती है, ठीक है। शेयर कैपिटल क्या होती है? तो देखो, कैपिटल का मतलब पैसे एक तरीके से जो कि रिक्वायरमेंट होता है बिजनेस के अंदर। शेयर कैपिटल मतलब कि ऐसी कैपिटल जो कि किससे हमने रेज करी हो, शेयर्स को इशू करके रेज करी हो, मतलब हमने हमारी रिक्वायरमेंट थी पैसों की, ठीक है। अब उसके लिए हमने क्या किया? शेयर्स को इशू कर दिए, ठीक है। शेयर्स को इशू कर, अब उससे शेयर होल्डर्स ने ना सब्सक्राइब किया और है ना हमें जो एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट में कॉल्स पर जो पैसा रिसीव होता है वो पैसा हमें रिसीव हुआ, तो उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल, ठीक है। देखो डेफिनेशन भी देख लेते हैं कि शेयर कैपिटल मींस द कैपिटल रेज्ड बाय द कंपनी, कंपनी जो रेज करती है कैपिटल किसके थ्रू? बाय द इशू ऑफ शेयर्स, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं? शेयर कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि कितने टाइप्स की शेयर कैपिटल होती है हमारे पास में, ठीक है। शेयर कैपिटल कितने टाइप्स की होती है? तो बेसिकली 3 टाइप की शेयर कैपिटल होती है, ठीक है। कौन सी? ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। रजिस्टर्ड, ऑथराइज्ड कैपिटल का ही दूसरा नाम क्या होता है? रजिस्टर्ड कैपिटल। और उसी का दूसरा नाम क्या होता है? नॉमिनल कैपिटल। ये तीनों एक ही नाम होते हैं ये सारे, ऑथराइज्ड कैपिटल और रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल, एक ही कैपिटल होती है, ठीक है। दूसरी आती है हमारे पास में इशूड कैपिटल, ठीक है। थर्ड आती है सब्सक्राइब कैपिटल। सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर 2 पार्ट आते हैं, वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। तो अभी इनको डिटेल के अंदर देखते हैं कि ये क्या होती है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में आते हैं हमारे पास में ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है। सबसे पहले आता है हमारे पास ऑथराइज्ड कैपिटल। अब ऑथराइज्ड कैपिटल को दूसरा नाम क्या है? रजिस्टर्ड कैपिटल। इसी का दूसरा नाम नॉमिनल कैपिटल। तो ये ऐसी कैपिटल होती है कि आपने पढ़ा होगा जब कंपनी इनकॉर्पोरेट होती है ना, जब बनती है तो उसको 2 डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, ठीक है। उसको दो डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं। कौन से वो 2 डॉक्यूमेंट होते हैं? एक तो एमओए, ठीक है, और एक होता है एओए।
एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और एमओए मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कैपिटल एक क्लोज आता है, कैपिटल क्लोज, तो वहां पर है ना उसको कैपिटल लिखनी पड़ती है, उसको बोलते हैं मैक्सिमम कैपिटल, कि हम शेयर के थ्रू इतना मैक्सिमम कैपिटल रेज कर सकते हैं। उस जो वो जो कैपिटल जो मेंशन होती है एमओए के अंदर, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। सिंपल लैंग्वेज के अंदर किसी भी कंपनी के अंदर जो उसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर जो कैपिटल मेंशन होती है, उसी कैपिटल को अपन क्या बोलते हैं, ऑथराइज कैपिटल या रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। ये मैक्सिमम कैपिटल होती है, ठीक है, ये मैक्सिमम कैपिटल होती है। कोई भी कंपनी है ना इससे ज्यादा मतलब कि है ना जो कैपिटल है वो शेयर्स के थ्रू इशू नहीं कर सकती। जैसे कि मान लो कि एबीसी लिमिटेड है, उसने खुद मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ले कि हम है ना खुद के जो शेयर कैपिटल है वो हमारी 10 लाख होगी, ठीक है, तो वो कंपनी एबीसी लिमिटेड 10 लाख से ज्यादा के शेयर्स है ना इशू नहीं कर सकती मार्केट के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके जो कैपिटल होती है जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर मतलब मेंशन होती है, उस कैपिटल बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल या नॉमिनल कैपिटल। और दूसरी होती है इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल मतलब जितना मतलब कंपनी होती है ना वो जितना इशू करती है मार्केट के अंदर पब्लिक के लिए, जितने शेयर्स इशू करती है, जितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल। जैसे कि मान लो कि एक कंपनी को 10 लाख की रिक्वायरमेंट थी, तो उसने है ना एक मतलब 10 लाख के शेयर्स इशू कर दिए मार्केट के अंदर, तो जो कैपिटल जो शेयर के थ्रू आएगी हमारे पास में, उसको अपन क्या बोलते हैं, इशूड कैपिटल, ठीक है, इशूड कैपिटल। और फिर क्या होता है, नेक्स्ट टाइप आता है हमारे पास में सब्सक्राइब कैपिटल। ये तीनों मैं आपको एग्जाम्पल से बताऊंगा, बेस्ट आपको क्लियरिटी मिल जाएगी इसके रिगार्डिंग। सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, ये किसका पार्ट होता है, सब्सक्राइब कैपिटल इशू कैपिटल का ही पार्ट होती है। कि मान लो कि हमें 1 लाख की रिक्वायरमेंट थी और जो फिर 1 लाख ने हमने इशू करा प्रोस्पेक्टस के थ्रू, फिर हमने इशू कर दिया एप्लीकेशन के लिए, फिर जो पब्लिक है वो हमारे शेयर्स खरीदेगी, ठीक है, तो उनसे जो आने वाला जो पैसा होता है ना उस चीज को अपन बोलते हैं सब्सक्राइब कैपिटल। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, सब्सक्राइब एंड फुली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुली पेड अप। पहले मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू जो ऊपर की जो 3 है कैपिटल उनके एग्जाम्पल दे देता हूँ, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है। इसके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एमओए के अंदर क्या लिखा हुआ है कि वो जो खुद की जो शेयर कैपिटल है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 10 लाख, 20 लाख, 20 लाख, ठीक है। वो कितना इशू कर सकते, कितना मैक्सिमम है ना इसके थ्रू कैपिटल रेज कर सकते हैं, 20 लाख तक कर सकती है। अब है ना कंपनी को रिक्वायरमेंट कितने की थी, 10 लाख की थी, तो उन्होंने क्या किया, 10 लाख ही है ना मतलब कि इशू करे, 10 लाख के शेयर इशू करे। तो इससे एक बात ये पता लगती है, जैसे मान लो इशू कैपिटल है वो कितने की रिक्वायरमेंट है, 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट है, तो 10 लाख करे। इससे एक बात पता लगती है कि इशूड कैपिटल इज द पार्ट ऑफ रजिस्टर्ड कैपिटल। ये वाली कैपिटल कौन सी होगी, रजिस्टर्ड कैपिटल। इशूड कैपिटल किसका पार्ट है, रजिस्टर्ड कैपिटल का। और इशूड कैपिटल किससे ज्यादा नहीं हो सकती, रजिस्टर्ड कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती, या नॉमिनल कैपिटल है उससे ज्यादा नहीं हो सकती। ये क्या तो उसके इक्वल होगी या उससे कम होगी। तो इशू का हमें कितने की रिक्वायरमेंट थी, 10 लाख रुपए की जरूरत थी, तो हमने 10 लाख के जो शेयर है मार्केट के अंदर इशू कर दिए, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या, इशूड कैपिटल। अब सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है कि मार्केट के अंदर है ना लोगों ने हमारे 10 लाख के शेयर्स खरीद लिए, तो 10 लाख का हमारे फंड आ गया। जो फंड आया हमारे पास किससे, पब्लिक से, ठीक है, पब्लिक ने शेयर्स मतलब कि ना लिए, परचेज करे और उन्होंने हमें पैसा दिया, तो उसको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब कैपिटल। अब इसके अंदर ना 2 केस आते हैं, इसके अंदर 2 केस आते हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। मान लो कि 10 रुपए का एक शेयर था, ठीक है, 10 रुपए का एक शेयर था। किस हिसाब से था ये कि 2 2 3 3 मतलब 2 रुपए एप्लीकेशन पे, 2 रुपए अलॉटमेंट में मंगाएंगे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए सेकंड पे, ठीक है। अब कंपनी ने क्या किया कि 10 के 10 रुपए मंगवा लिए, ठीक है, 10 के 10 रुपए मंगवा लिए, ठीक है। पर कंपनी और जो पब्लिक जो शेयर होल्डर्स थे उन्होंने भी 10 के 10 रुपए दे दिए, मतलब जिन्होंने जितने शेयर खरीदे उस हिसाब से उन्होंने सारा पैसा दे दिया। तो इसको अपन क्या बोलेंगे, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। इसको बोलेंगे अपन सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। इसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। अब देखो दूसरा केस क्या है कि कंपनी थी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 2 सेम एग्जांपल ले रहा हूं, 2 2 3 3, उन्होंने क्या किया, सारा पैसा मंगवाया, सारा पैसा मंगवा लिया पूरे साल के अंदर। पर शेयर होल्डर ने क्या किया, सारा पैसा नहीं दिया, कम पैसा दिया, मतलब 8 रुपए दिया, 9 रुपए दिया, पूरा पैसा नहीं दिया। तो उन्होंने मान लो कि कितना पैसा दे दिया, उन्होंने दे दिया 7 रुपए दे दिए, 3 रुपए अभी तक नहीं दिए, ठीक है। अब 7 रुपए आया कंपनी के पास में, तो इस तरीके की जो कैपिटल होती है, जो पैसा आया तो वो कैपिटल आई, तो उसको अपन क्या नाम देंगे, उसको हम नाम देंगे सब्सक्राइब
बट नॉट फुल्ली पेड अप। नॉट फुल्ली पेड अप क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि हमें 10 रुपए मंगवाए थे कंपनी ने, पर 10 रुपए तो आए नहीं हमारे पास, तो कितने रुपए, 7 रुपए है, पूरा पैसा नहीं आया। तो इस तरीके के जो केस होते हैं उनको क्या बोलते हैं, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। और पूरा पैसा मंगाए और जो शेयर होल्डर्स ने उन्होंने पूरा पैसा दे दिया, तो उसको बोलते हैं सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। नेक्स्ट देखते हैं, तो बेसिकली जो 3 टाइप की जो शेयर कैपिटल थी हमारे पास में, कौन कौन सी, एक तो रजिस्टर्ड कैपिटल जिसका दूसरा नाम था नॉमिनल कैपिटल या ऑथराइज्ड कैपिटल, ठीक है, तो ये आ गई होगी समझ में। इशूड कैपिटल बता दिया, सब्सक्राइब कैपिटल बता दिया, इसके 2 पार्ट थे, ठीक है, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप और सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद में देखते हैं अपन नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ठीक है, क्या कैपिटल रिजर्व क्या होता है, ठीक, कैपिटल रिजर्व क्या होता है। तो देखो कैपिटल रिजर्व क्या होता है, कैपिटल रिजर्व किससे क्रिएट होता है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, कैपिटल रिजर्व किससे क्रिएट होता है, तो कैपिटल रिजर्व क्रिएट होता है कैपिटल प्रॉफिट से। कैपिटल प्रॉफिट से किसी भी कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट होगा, तो कैपिटल प्रॉफिट कहां पर, कैपिटल प्रॉफिट से क्या बनता है, कैपिटल रिजर्व बनता है, ठीक है। अब तुम्हारा क्वेश्चन ये होना चाहिए कि कैपिटल जो प्रॉफिट होगा वो किससे होता है, कैपिटल प्रॉफिट किससे होता है, तो कैपिटल प्रॉफिट किससे होता है, जैसे कि मान लो फिक्स असेट्स थी, फिक्स असेट थी हमारे को, उसको हमने ना प्रॉफिट में सेल कर दिया, जितनी उसकी डब्ल्यूडीवी थी उससे ज्यादा सेल कर दिया, तो उसमें हमें प्रॉफिट हो गया, ठीक है, तो क्या होगा हमारे को कैपिटल प्रॉफिट होगा। या मान लो कि हमें ना फिक्स असेट थी उसका रिवैल्यूएशन करें, अब रिवैल्यूएशन में हमें प्रॉफिट हो गया, तो ये क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया हमारे को, ठीक है, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स असेट। या शेयर्स और डिबेंचर्स है उनको प्रीमियम पर इशू कर दिया, तो हमारे पास एक्स्ट्रा पैसा आ गया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन, क्या बोलेंगे, कैपिटल प्रॉफिट हो गया हमारे कंपनी को। या हमने ना डिबेंचर्स है उसको रिडीम कर दिया प्रॉफिट पे, तो इसको भी क्या बोलेंगे, हमारी कंपनी को प्रॉफिट मतलब कैपिटल प्रॉफिट हो गया, ठीक है। या कंपनी थी उसने इनकॉर्पोरेट होने से पहले कुछ प्रॉफिट कमा रखा है, मतलब कंपनी मतलब इनकॉर्पोरेट होने से पहले प्रॉफिट कमा रखा है, तो ये क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट हो गया। या हमने फॉरफीचर या रीइश्यू करते वक्त किसको, शेयर्स को फॉरफीट करते हुए या रीइश्यू करते वक्त हमने को पैसा मिला, वो एक तरीके से क्या हो गया, प्रॉफिट, उस पे जो प्रॉफिट हुआ वो भी क्या हो गया, कैपिटल प्रॉफिट। तो इन सारे केसेस से हमें क्या होता है, इन सारे केसेस से हमें जनरली क्या होता है, कैपिटल प्रॉफिट हो जाता है। और कैपिटल प्रॉफिट से ही क्या जनरेट होता है, कैपिटल रिजर्व जनरेट होता है। अब ये एक बात बताओ मेरे को, ये जो कैपिटल प्रॉफिट जिन जिन एक्टिविटीज हुए, मैंने एग्जांपल दिया कुछ एग्जांपल, तो ये क्या पूरे साल ही होता है, ये हमारा ऑर्डिनरी बिजनेस है क्या, या ऑर्डिनरी एक्टिविटी है, नहीं, ये हमारी कभी कभार होती है, एक साल के अंदर कभी कभी होती है ये एक्टिविटी। ऐसा थोड़ी ना कि पूरे साल ही हम है ना जो हमारे जो असेट है उनको रिवैल्यू करते रहते हैं, नहीं करते। या पूरे साल ही हम जो हमारी फिक्स असेट्स होते हैं उनको बेचते रहते हैं, कभी नहीं करते। कभी पूरे साल के अंदर कभी कभी मौके मिलते हैं जब हम ये चीजें करते हैं, तो अब ये कभी कभी होता है, तो ये रिवेन्यू नेचर के तो है नहीं, तो ये क्या, कौन से नेचर के, कैपिटल नेचर के, तो इनका प्रॉफिट भी कौन से नेचर का, कैपिटल प्रॉफिट का। तभी तो इनको बोलते हैं कि इन सारी एक्टिविटी से जो प्रॉफिट होता है उनको कौन सा प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट। और मैंने क्या बताया स्टार्टिंग में, कैपिटल प्रॉफिट होगा तभी जाके क्या होगा, कैपिटल रिजर्व बनेगा हमारा, ठीक है। उस कैपिटल प्रॉफिट से क्या जनरेट होता है, कैपिटल रिजर्व जनरेट होता है, ठीक है। तो आपको आई थिंक कैपिटल रिजर्व के रिगार्डिंग कोई भी मतलब डाउट नहीं होगा, कि एक अच्छी सी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं, रिजर्व कैपिटल और कैपिटल रिजर्व के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। देखो स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा डाउट होता है इसके अंदर, ठीक है, बहुत ज्यादा डाउट होता है, मैंने देखे स्टूडेंट्स को बोलते हैं, कुछ टीचर्स होते हैं वो इसको अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते, ठीक है, तो पता नहीं क्या ही एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। तो आज मैं आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग दे दूंगा कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के अंदर क्या डिफरेंस होता है। यहाँ पे सिर्फ ऐसे नहीं कि आगे पीछे वर्ड कर दिए उसी का डिफरेंस है, नहीं, ऐसा डिफरेंस नहीं है, इसके अंदर बहुत बड़े डिफरेंसेस होता है, वो आपको मैं बताऊंगा। कैपिटल रिजर्व का तो अभी भी ऊपर बताया, रिजर्व कैपिटल का साथ में कंपेयर करते बता दूंगा, तो आपको बड़ी समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम मीनिंग देखते हैं, सबसे पहले तो मीनिंग देते हैं किसका, कैपिटल रिजर्व का। कैपिटल रिजर्व तो अभी भी बताया क्या, कैपिटल रिजर्व किससे जनरेट होता है, कैपिटल प्रॉफिट से जनरेट होता है, किससे जनरेट होता है, कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट होता है, ये जनरेट होता है, ठीक है। अब रिजर्व कैपिटल क्या होता है, रिजर्व कैपिटल में एग्जांपल देकर समझा देता हूं आपको, बढ़िया समझ में आ जाएगा। देखो मान लो कि कंपनी थी, उसने शेयर इशू करे, ठीक है, 10 रुपए एक शेयर था, ठीक है, किस हिसाब से करे, 3 रुपए एप्लीकेशन में मंगाए, 3 रुपए अलॉटमेंट पे, 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 2 रुपए फाइनल कॉल पे मंगा लिया, ठीक है। अब क्या किया, कंपनी को रिक्वायरमेंट अभी है ना, कंपनी को रिक्वायरमेंट हो रही है सिर्फ कितने रुपए की, 8 रुपए की, 2 रुपए नहीं मंगवा रही कंपनी क्या सोची बैठी है कि 2 रुपए हम कम मंगवाएंगे, 2 रुपए हम फ्यूचर में मंगवाएंगे जब हमारी कंपनी बंद हो रही होगी, वाइंड अप के टाइम पे मंगाएंगे, क्यों, क्योंकि तब जाके मतलब वाइंड अप होती है जब कंपनी को रिक्वायरमेंट होती है बहुत सारे पैसे की। क्यों रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उनको आउटसाइडर्स को पैसा देना होता है, इक्विटी शेयर होल्डर्स या जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनको पैसे देना होता है, तब रिक्वायरमेंट होती है, तो तब हम ये जो 2 रुपए है वो हम तब मंगवाएंगे, ठीक है। अब ये जो 2 रुपए हो गए, ये क्या हो गए, अनकोल्ड कैपिटल हो गए एक तरीके से, अनकोल्ड कैपिटल,
क्योंकि ये कॉल नहीं हुई है अभी तक, तो शेयर होल्डर देंगे भी नहीं, ठीक है। अब ये जो 2 रुपए इसको क्या बोलेंगे, ये अनकॉल्ड कैपिटल हो गई, तो ये पैसा आया नहीं है हमारे पास में, और इसी चीज को अपन को क्या बोल देते हैं, रिजर्व कैपिटल। सीधी सी बात है, जो कि अनकॉल्ड कैपिटल है उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, रिजर्व कैपिटल। और इसको कब यूटिलाइजेशन करते हैं, इसका यूटिलाइजेशन इसका जब कंपनी बंद हो रही होती है, मतलब कि वाइंडिंग अप के टाइम पर इसका यूटिलाइजेशन होता है, ठीक है। तो देखो यही चीज यहाँ पर दे रखी है कि ऐसा ये आप पढ़ोगे ना तो वहां पर यही बात दे रखी है कि जो अनकॉल्ड कैपिटल वाला जो पार्ट है ना, वो मतलब कि वही वाला जो पार्ट होता है जो वाइंड अप के टाइम पर यूज करता है, उसी को अपन क्या बोलता है, रिजर्व कैपिटल बोल जाते हैं। और इसके डिफरेंसेस देख लेते हैं, जिससे कि आपको इन दोनों के बीच के अंदर है ना अच्छे से एक है ना मतलब कि कंसेप्ट क्लियरिटी मिल जाएगी, ठीक है। इनकी नेसेसिटी, जो कैपिटल जो रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व, उसको क्रिएट करना जरूरी है। हाँ, कंपनी एक्ट ये कहती है हर कंपनी को खुद का कैपिटल रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा। कब करना पड़ेगा, जब उसको कैपिटल प्रॉफिट होगा। कैपिटल प्रॉफिट होगा तो हर कंपनी को कैपिटल रिजर्व बनाना पड़ेगा, ठीक है। और रिजर्व कैपिटल बनाना जरूरी है नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आपको ना रिजर्व कैपिटल भी मतलब बनाना जरूरी है। ये आप कंपनी टू कंपनी है ना डिपेंड करता है कि उसको कंपनी को मतलब कि शेयर इशू कर रही है, उसके पैसों की ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, तो वो कुछ पैसा अनकोल्ड रख सकती है, जो कि यहाँ पर रिजोल्यूशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो देखो कैपिटल रिजर्व है, कैपिटल रिजर्व तो लो ही कह रहा है कि बनाना जरूरी है, तो यहाँ पे कोई रिजोल्यूशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। बट रिजर्व कैपिटल के लिए क्या है, लो नहीं कहता, आपकी मन मर्जी पे है। तो यहाँ पर क्या मैनेजमेंट को रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, यहाँ पर रिजोल्यूशन पास करना पड़ता है, ठीक है। और जैसे कि कैपिटल प्रॉफिट होता है, कैपिटल प्रॉफिट हुआ तो उससे क्या जनरेट होता है, कैपिटल रिजर्व। अब कैपिटल प्रॉफिट होता है तो हमारे पास एक्चुअल में पैसा आता है, ठीक है। जैसे कि एक मशीनरी थी, वो उसकी 10,000 की WDV थी, उसको हमने 15,000 में बेच दिया, 15,000 में एक्चुअल में आया, और 5,000 किसका है, प्रॉफिट का है, तो कैपिटल प्रॉफिट हमारे पास। तो कैपिटल रिजर्व के अंदर क्या होता है, हमारे पास में जो पैसा होता है, अमाउंट होता है, वो एक्चुअली में रिसीव होता है, ठीक है। कि जो पैसा जो एक्चुअली में जो रिसीव होता है किस में होता है, कैपिटल रिजर्व में होता है। बट रिजर्व कैपिटल के अंदर पैसा रिसीव होता है नहीं होता है एक्चुअली में। ये एक तरीके का रिजर्व तरीके के बनाए जाते हैं, जहां पर हमारे पास में एक्चुअली पैसा रिक्वायरमेंट नहीं होता। यहाँ पर तो क्या होता है कि हमारे को पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो हम फ्यूचर के अंदर मंगा लेंगे, बट अभी नहीं मंगा लेंगे, फ्यूचर के अंदर मंगा लेंगे। तो ये वाली चीज होती है, ठीक है। डिस्क्लोजर ऑफ बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट के अंदर है ना कैपिटल रिजर्व हमने देखा होगा, बैलेंस शीट के अंदर अपन उसको डिस्क्लोज करते हैं। कहां पर करते हैं, इक्विटी एंड लाइबिलिटी साइड के अंदर लेंगे, ठीक है। वहां पर वहां पर फर्स्ट पॉइंट आता है हमारे पास में शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर 2 पार्ट आते हैं, कौन से, एक तो होता है शेयर कैपिटल, दूसरा आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के अंडर हम उसको डिस्क्लोज करते हैं कैपिटल रिजर्व को, ठीक है। रिजर्व कैपिटल को कहां पर शो करते हैं, नहीं करते, बैलेंस शीट के अंदर कहां पर भी अपन इसको मतलब कि शो नहीं करते हैं, ठीक है। और इनको कब यूज करा जाता है, देखो जो कैपिटल रिजर्व है ना, कैपिटल रिजर्व, तो कैपिटल रिजर्व को जनरेट किससे होता है, कैपिटल प्रॉफिट से। तो इसका यूटिलाइजेशन कब होता है, कैपिटल लॉस को राइट ऑफ करने में। रिजर्व कैपिटल का पता है, रिजर्व कैपिटल का तो कब यूज होता है, जब बंद होती है तब अपन इसका यूज करते हैं, ठीक है। किसका, रिजर्व कैपिटल का। तो आई थिंक आपको ना कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल के अंदर बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिल गई होगी, तो आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा इसके रिगार्डिंग, ठीक है। तो रिजर्व कैपिटल एंड कैपिटल रिजर्व के अंदर आपको डिफरेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं अपन कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स क्या होता है। देखो प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर का मतलब क्या होता है, बेसिकली जब कंपनी शेयर्स को इशू करती है तो वो किसको इशू करती है, पब्लिक को, पब्लिक एट लार्ज के अंदर इशू करती है। एक प्रोस्पेक्टस एक डॉक्यूमेंट होता है, वो आगे बताऊंगा क्या होता है। तो उसके थ्रू वो पब्लिक को इशू करती है कि कोई भी जो भी पर्सन चाहे वो क्या कर सकता है कि हमारी कंपनी के शेयर को है ना परचेज कर सकता है, ठीक है। और ऐसे फिर हम हमारी कंपनी के लिए जो कैपिटल है वो रेज कर रहे हैं, ठीक है। बट प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर है ना पब्लिक को क्या इन्वाइट नहीं करा जाता, ना प्रोस्पेक्टस यहाँ पर इशू करा जाता है। यहाँ पर क्या होता है, एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ग्रुप को है ना यहाँ पर इशू करते हैं कि सिर्फ आप लोग हमारे है ना शेयर्स परचेज कर सकते हो या कर लो, जिससे कि हम हमारी कैपिटल रेज कर लें। तो उस चीज को क्या बोलते हैं कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। अब यहाँ देखते हैं कि क्या लिख रखा है यहाँ पे, कंपनी डज नॉट इनवाइट द पब्लिक। यहाँ मैंने बताया कब पब्लिक को यहाँ पे इनवाइट नहीं करा जाता है, फॉर किसके लिए, सब्सक्राइब करने के लिए कि हमारे शेयर्स आप सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बट मेक प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स टू फॉर द प्रमोटर्स। ये क्या हो सकता है कि प्रमोटर्स को भी कर सकते हैं कि प्रमोटर्स को हम हमारे सारे शेयर बेच दें, या हम हमारे फ्रेंड्स को बेच दें, या रिलेटिव्स को बेच दें, या शेयर होल्डर्स ऑफ ए ग्रुप ऑफ कंपनीज, ठीक है, या म्यूचुअल फंड्स वालों को बेच दें, या NRIs होते हैं उनको बेच दें, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट LIC हो गई, या यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया हो गया, इंडस्ट्रियल क्रेडिट हो गया, या ICI वालों को देते हैं। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम पब्लिक को ना इशू करके
एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल या पर्टिकुलर ग्रुप या कोई पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन को हम यदि हमारे शेयर्स बेच देते हैं ना, तो उस चीज को अपन क्या बोलते हैं, ये प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर। और इसके अंदर क्या होता है, जब हमें है ना शेयर्स मतलब शेयर कैपिटल रेज करनी होती है किसके थ्रू, प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू, तब इस केस के अंदर हमें ना प्रोस्पेक्टस इशू करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, प्रोस्पेक्टस जो इशू करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं होती, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज एक्स्ट्रा आती है कि जैसे मान लो कि मैं एक कंपनी का मतलब कंपनी थी, तो कंपनी के मान लो कि कंपनी वालों ने मेरे साथ में प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर किया कि उन्होंने सारे शेयर मेरे को ही दे दिए, ठीक है। अब मैं वो जो शेयर्स आए ना किसके थ्रू है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के थ्रू, तो उसके थ्रू मेरे शेयर्स आए, मैंने खरीद लिए। अब वो शेयर्स में ना 3 साल तक किसी को बेच नहीं सकता, 3 साल तक मैं सेल नहीं कर सकता। अब वो 3 साल तक का मेरे पास में एक लॉक इन पीरियड होता है, तो ये जो 3 साल का जो पीरियड है ना जिसके अंदर मैं किसी को भी ये शेयर्स बेच नहीं सकता, 3 साल के बाद बेच सकता हूँ, उसको क्या बोलते हैं, उस 3 साल के पीरियड को बोलते हैं लॉक इन पीरियड, ठीक है, ये याद रखना, ठीक है। मिनिमम में 3 साल का होता है, ठीक है, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के अंदर जिन शेयर होल्डर्स को है ना शेयर्स मिलते हैं, वो 3 साल तक क्या नहीं कर सकते, खुद के शेयर्स को है ना दूसरे को बेच नहीं सकते, ठीक है। इस ये जो और जो ये 3 साल का जो टाइम होता है इसको क्या बोलते हैं, लॉक इन पीरियड। एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चन आ सकता है कि प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स के अंदर लॉक इन पीरियड कितने टाइम का होता है, तो मिनिमम 3 साल का होता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्वेट इक्विटी शेयर्स। स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है, देखो यहाँ पर क्या होता है कि शेयर्स, कंपनी शेयर्स है ना किसको इशू करती है, डायरेक्टर्स को इशू कर रही है, डायरेक्टर्स को इशू करती है और डिस्काउंट पर इशू करती है। जो मार्केट रेट है ना, मतलब मार्केट रेट है ना एक शेयर है उसकी, एक कंपनी जैसे रिलायंस है, अब रिलायंस कंपनी के जो शेयर है मार्केट में 100 रुपए के हैं, पर रिलायंस कंपनी के जो डायरेक्टर्स है ना उनको उन लोगों ने 70 रुपए या 80 रुपए पे है ना कंपनी ने कर दी इशू। अब ये क्यों करते हैं, जिससे कि डायरेक्टर्स का क्या पर्सनल इंटरेस्ट भी आ जाए कंपनी के अंदर। अभी तक तो क्या है कि जो डायरेक्टर्स हैं वो जनरली उनका इंटरेस्ट क्या है कि उनको अच्छी रिनोमिनेशन मिलेगी, सैलरी मिलेंगी, ये क्या होता है, ये प्लस में जो एक्स्ट्रा जो मॉनेटरी जो इंसेंटिव है वो मिलेंगे। बट अभी यहाँ पर पर्सनल इंटरेस्ट क्या आ गया कि उनके पास में शेयर है कंपनी, तो वो ये सोचेंगे कि कंपनी को हम ज्यादा से ज्यादा ग्रो करें, जिससे क्या हो कि हमारे शेयर्स की वैल्यू भी ग्रो, ठीक है, जिससे यहाँ पर इनका पर्सनल प्रॉफिट भी मतलब पर्सनल बेनिफिट भी यहाँ पे ऐड हो जाता है। तो इससे क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स होते हैं ना वो बहुत अच्छा काम करते हैं, ये जितनी भी इफेक्टिवली या इफिशियंटली काम कर सकते हैं वो कंपनी के लिए करते हैं, जिससे कंपनी की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और अच्छे से हो पाए। तो या इस चीज को क्या बोलते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर के अंदर क्या होता है कि डायरेक्टर्स को शेयर इशू करे जाते हैं डिस्काउंटिंग पे, डिस्काउंट रेट पर, ठीक है, मार्केट के कंपेरिजन में डिस्काउंट पे है ना जो शेयर्स है वो इशू कर देते हैं, किसको करते हैं, डायरेक्टर्स को करते हैं, ठीक है। और यहाँ पर भी डायरेक्ट जो इसके अंदर भी क्या होता है कि जो डायरेक्टर्स को इशू करते हैं ये शेयर्स, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर से क्या हुआ, डायरेक्टर्स के बाद में शेयर्स आ गए, तो वो डायरेक्टर्स भी है ना 3 साल तक ना जो शेयर्स है उसको वो क्या नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। तो वो और जो ये 3 साल का जो टाइम है इसी को क्या बोलेंगे, लॉक इन पीरियड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है कि है ना इस शेयर इक्विटी शेयर्स के अंदर लॉक इन पीरियड कितने टाइम का होता है, तो 3 साल का टाइम होता है, ठीक है। और यहाँ पर क्या होता है कि कैश और कैश के साथ में काइंड के अंदर भी इशू कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि कैश के अंदर ही इशू करें, ठीक है। फिर आता है अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक, मान लो कि एम्प्लॉय स्टॉकमेंट ऑप्शन प्लान, इसको बोलता है ईसो, ठीक है। ईसो क्या होता है, ईसो क्या होता है बेसिकली, जैसे अपन ऊपर डायरेक्टर्स को इशू कर देते हैं ना शेयर्स, तो वहां यहाँ पर क्या करते हैं, हम कंपनी के एम्प्लॉयज को है ना शेयर्स इशू कर देते हैं, ठीक है। हम कंपनी को कंपनी होती है ना, कंपनी अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देते हैं कि आप हमारे शेयर्स ना परचेज कर लो डिस्काउंट रेट पर, ठीक है। मार्केट में मान लो कि कोई शेयर है हमारी कंपनी का वो 100 रुपए का है, तो आप हम 50 रुपए में ही दे रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि जो एम्प्लॉयज होते हैं ना उनको एक तो कम रेट में मिल गया, ठीक है, तो अब फ्यूचर में उसकी जैसे रेट बढ़ेगी तो उनको अच्छा प्रॉफिट हो जाएगा यदि वो सेल करते हैं तो, ठीक है। और साथ में क्या हो गया कि कंपनी के अंदर है ना मोटिवेशन आता है, कंपनी के अंदर एक है ना जो बोलते हैं ना कि सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, कि हाँ हमारे लिए मैनेजमेंट सोचता है, वो वाली फीलिंग जनरेट होती है, जिससे क्या होता है कि एम्प्लॉय वो मोटिवेट होगा तो वो और अच्छे से काम कर पाएगा। ये आपने ना बिजनेस स्टडी के अंदर डायरेक्टिंग वाले चैप्टर के अंदर पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ से क्या होता है कि एम्प्लॉयज को क्या मिल जाता है, यहाँ पे एम्प्लॉयज को कंपनी ऑप्शन देती है कि आप हमारे शेयर परचेज कर लो डिस्काउंट रेट पर, ठीक है। तो इसी चीज को क्या बोलते हैं, ईसो, एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन प्लान। और इसके लिए ना एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की रिक्वायरमेंट होती है कंपनी को, ठीक है। स्वेट इक्विटी शेयर के अंदर भी है ना स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की जरूरत होती है, बट क्लास 12 की अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और ये बेसिकली ये जो शेयर्स जो जिनको दिए जाते हैं एम्प्लॉयज को, तो ये इनकी रेट क्या होती है, लोअर देन मार्केट रेट, मार्केट रेट से क्या होता है कम होती है, इसीलिए इनको डिस्काउंट रेट पर बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ऐसा नहीं होता कि एम्प्लॉय को ऑप्शन दे दिया कि आपको है ना मतलब कि हम जो
शेयर्स दे रहे हैं तो वो कम रेट पर दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं कि आपको कंपलसरी है कि खरीदना ही पड़ेगा, ऑप्शन देते हैं कि आप खरीद भी सकते हो नहीं भी खरीद सकते हो। और ये जो ऑप्शन है ना वो आपके पास 1 साल तक रहना चाहिए, मिनिमम 1 साल तक मिनिमम आपके पास में ऑप्शन रहता है कि जो एम्प्लॉयज हैं उनके पास में 1 साल तक का टाइम है कि आप लोग जो शेयर्स है वो खरीदना चाहो तो खरीद सकते हो, बेस्ट है, नहीं खरीदना चाहो तो और भी बेस्ट है। ठीक है, तो इस तरीके का मतलब ई शॉप के अंदर होता है। तो इंपॉर्टेंट चीज यही थी। ठीक है, याद रखना ईसॉप के अंदर मतलब एम्प्लॉयमेंट स्टॉक ऑप्शन प्लान के अंदर शेयर्स किसको अलॉट करे जाते हैं, एम्प्लॉयज को। स्वेट इक्विटी शेयर के अंदर डायरेक्टर्स को इशू करे जाते हैं। ठीक है, अब आता है हमारे पास में पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स। ठीक है, इस जो अपन शेयर्स जो इशू करते हैं उसकी क्या प्रोसेस होती है वो बताता हूँ। तो कभी भी कंपनी को शेयर्स इशू जब शेयर्स इशू करने होते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि कंपनी को एक प्रोस्पेक्टस बनाना पड़ता है। प्रोस्पेक्टस का मतलब कंपनी का नाम, कंपनी क्या काम करती है, कंपनी को पैसा चाहिए, कितना पैसा चाहिए, वो पैसा किस एक्टिविटी में लगेगा, तो ये एक डॉक्यूमेंट बनाना पड़ता है। ठीक है, वो उसको बोलता है प्रोस्पेक्टस। तो वो हमें क्या करना पड़ता है, एडवर्टीजमेंट के थ्रू है ना, हमें पब्लिक तक पहुंचाना पड़ता है, न्यूज़पेपर या मीडिया मतलब कि आजकल सोशल कनेक्शन के थ्रू। तो इससे क्या होता है कि जो पब्लिक है उनको पता लग जाता है, क्या पता लग जाता है कि इस कंपनी को पैसे की रिक्वायरमेंट है, ये खुद की शेयर इशू कर रही है, तो हम लोग भी खरीद सकते हैं। तो उस चीज को क्या बोलते हैं कि प्रोस्पेक्टस इशू करते हैं ये कंपनी। ठीक है, अब प्रोस्पेक्टस बेसिकली क्या होता है, एक तरीके का इनविटेशन टू ऑफर फॉर पब्लिक होता है। पब्लिक के लिए एक ऑफर होता है कि आप हमारे इनविटेशन होता है कि आप हमारे जो शेयर्स है वो खरीद सकते हो। ठीक है, इसी को बोलते हैं प्रोस्पेक्टस। फिर सबसे पहले मान लो कि फिर उसके बाद में हम क्या करते हैं कि फिर कम जो पब्लिक है वो हमें एप्लीकेशन मनी भेजती है, कंपनी को एप्लीकेशन मनी भेजती है। अब एप्लीकेशन मनी की सेबी की गाइडलाइन से क्या कहती है, ये इंपॉर्टेंट है कि एप्लीकेशन मनी इशू प्राइस का 25% से कम नहीं होना चाहिए। मान लो एक शेयर है 100 रुपए का, ठीक है, शेयर 100 रुपए का हमने इशू करा है मार्केट के अंदर, तो उसका जो एप्लीकेशन मनी है ना वो 25 रुपए से कम नहीं हो सकता, मतलब 23 रुपए, 20 रुपए, 24 रुपए नहीं हो सकता, 25 रुपए से ज्यादा ही होगा। ठीक है, ये कौन बोलता है, ये सेबी की गाइडलाइंस बोलती है कि कोई भी कंपनी यदि खुद के शेयर इशू करती है तो उसका एप्लीकेशन मनी 25% ऑफ इशू प्राइस से कम नहीं हो सकता। ठीक है, ये वाली ये याद रखने वाली चीज है। ठीक है, फिर उसके बाद में तुमने पढ़ा हुआ एप्लीकेशन के बाद में अलॉटमेंट होता है। ठीक है, अलॉटमेंट होता है। तो अलॉटमेंट के टाइम पर हम ये देखते हैं एप्लीकेशन में तो जितने भी लोग होते हैं वो सारे दे देते हैं हमें पैसा, जिन जिन लोगों को सब्सक्राइब करना होता है। उसके बाद में फिर अपन ये देखते हैं कि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ है, अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ है, क्या क्या हुआ है, ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पर एक कंसेप्ट आता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन। मिनिमम सब्सक्रिप्शन मतलब क्या होता है, मान लो मैंने क्या किया, एग्जाम्पल के थ्रू बता देता हूँ। 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी मेरे को। ठीक है, 10 लाख रुपए की रिक्वायरमेंट थी, मैंने 10 रुपए के हिसाब से 10 रुपए के हिसाब से 1 लाख शेयर इशू कर दिए। ठीक है, 1 लाख शेयर इशू कर दिए। अब पब्लिक ने क्या किया कि पब्लिक ने एक केस तो ये है कि 80,000 शेयर सब्सक्राइब हुए मेरे, मतलब उन लोगों ने एप्लीकेशन मनी आया। दूसरा केस ये है कि 90% मतलब 90,000 जो शेयर थे वो मतलब लोगों ने खरीदे। ये थर्ड केस क्या होता है कि 95,000 शेयर आए। ठीक है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है, सेबी की गाइडलाइन ये है कि आप जितने शेयर्स इशू कर रहे हो ना उसके मिनिमम 90% आना चाहिए। मिनिमम यदि 90% यदि आपके पास में आ जाता है, मतलब शेयर्स मतलब पब्लिक लोग खरीद लेते हैं, तब तो आप आगे अलॉटमेंट कर सकते हो, अदरवाइज आपको पैसा रिफंड करना पड़ेगा। अब देखो मैंने 1 लाख शेयर की मेरे को मतलब 1 लाख शेयर मैंने मतलब इशू करे थे। ठीक है, अब मेरे पास पब्लिक ने कितने शेयर खरीदे, 80,000, मतलब ये तो 80% है, मतलब 90% से कम हो गया, तो पूरा का पूरा पैसा जितना भी एप्लीकेशन पे है वो रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, 90,000 शेयर मतलब 90,000 पब्लिक वालों ने खरीद लिया हमारे शेयर, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 95,000 मतलब शेयर खरीद लिए तो 90% से जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ये वाली चीज बता रखी है। ठीक है, अलॉटमेंट कब होगा, जब हमारे पास में मिनिमम मिनिमम हमारे पास में जो सब्सक्रिप्शन है वो 90% होना चाहिए। ठीक है, और ये कब तक होना चाहिए, जब से हमने प्रोस्पेक्टस इशू करा है ना उसके 30 दिन के अंदर हमारे पास में 90% लोगों का पैसा जाना चाहिए एप्लीकेशन पे। ठीक है, 90% का पैसा जाना चाहिए 30 दिन के अंदर। ठीक है, ये याद रखने वाले कंसेप्ट, ये याद रखने वाले फैक्ट है। ठीक है, और मान लो 30 दिन के अंदर 90% नहीं आता है, तो ज्यादा आ गया तो बढ़िया बात है, 90% आ गया तो भी बढ़िया बात है। 90% से कम आ गया, ठीक है, 30 दिन के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारे पास में जो एप्लीकेशन मनी आया है, मतलब 80,000 वालों का या उस कितने का भी, तो उसको हमें रिफंड करना पड़ेगा। उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा। और हम यदि रिफंड नहीं करते हैं तो जब भी रिफंड करेंगे हम पैसा उनको, तो उनको 15% इंटरेस्ट के साथ में रिफंड करना पड़ेगा। इंटरेस्ट
जो एप्लीकेशन मनी आया है तो उसको रिफंड कर देंगे ये, और रिफंड भी नहीं करते तो बाद में रिफंड करना पड़ेगा, वो तो कंपनी एक्ट के थ्रू, तो बाद में रिफंड करोगे तो आपके पास में 15% का इंटरेस्ट के साथ रिफंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से एप्लीकेशन पे मैंने पैसा आता है, फिर एप्लीकेशन के बाद में अपन अलॉटमेंट के लिए ये देखते हैं मिनिमम की फिर 90% हो रहा है नहीं हो रहा, फिर उसके बाद में क्या तो अलॉटमेंट करते हैं नहीं करते, करते हैं तो उसके बाद में फिर ये देखते हैं कि बाकी का जो पैसा है वो कितने इंस्टॉलमेंट में बना मंगवाना है हमें, तो उसके हिसाब से हम ये ना हमारी जो कॉल्स है वो डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, उसके हिसाब से हम हमारी क्या करते हैं कॉल से डिसाइड करते हैं। ठीक है, जैसे फर्स्ट कॉल एक ही कॉल में सारे पैसे मंगाना है, या फर्स्ट एंड सेकंड कॉल में मंगवाना है, या 3 कॉल के अंदर मंगाना है, तो जितने भी इंस्टॉलमेंट में हमें पैसा मंगाना था उस तरीके से हम कॉल्स फिक्स कर लेते हैं। तो ये मतलब एक तरीके प्रोसेस होती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स की। ठीक है, अब जो बहुत सारी जो शेयर कैपिटल होती है ना, तो उसमें कितने दिन में पैसा आएगा, कितना इंटरेस्ट देना है, कितना इंटरेस्ट देना, तो ये सारी है ना किसके अंदर मतलब कि दे रखा होता है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखी हुई होती है चीजें। ठीक है, हर कंपनी खुद के अकॉर्डिंग मतलब कि लिख लेती है कि इतना हम इंटरेस्ट देंगे, कि यदि हम रिफंड नहीं करते तो इतने दिन के अंदर करेंगे, बट वो कंपनी एक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करना चाहिए, उसका अकॉर्डिंग लिख देते हैं। बट मान लो कि आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कंपनी वालों ने लिख नहीं रखा, मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन साइलेंट है, उसके अंदर ये चीजें मेंशन ही नहीं है, तो फिर क्या होगा, तो फिर मैंने आपको एक जगह बताया था कि वहां पर क्या होता है कि कंपनी एक्ट का शेड्यूल 1 के अंदर एफ टेबल एक प्रोविजन आता है, वो एप्लीकेबल हो जाता है। और वो प्रोविजन क्या कहता है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, देखो, इन द एब्सेंस ऑफ एओए, एओए मतलब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एब्सेंस है, एब्सेंस मतलब उसके अंदर किसके रिगार्डिंग डिटेल्स नहीं लिखी हुई, किसके रिगार्डिंग शेयर कैपिटल रिगार्डिंग है ना, मतलब डिटेल्स नहीं लिखी, तो वहां पर कौन सा प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा, टेबल एफ। टेबल एफ किसका, शेड्यूल 1 का, शेड्यूल 1 का, और शेड्यूल 1 किसका, कंपनी एक्ट 2013 का, वो एप्लीकेबल। अब ये कहता क्या है, ये कहता क्या है वो देखते हैं। तो ये कहता है कि आपके पास मेरा कोई से भी आप है ना पैसे मतलब मंगवाते हो, तो मैं पैसा मंगवाते हो तो आप मतलब कि क्या तो अलॉटमेंट पे मंगाओगे, क्या एप्लीकेशन पे मंगाओगे, या कॉल्स में मंगाते हो, इन इसी टाइप मतलब इन्हीं पीरियड पे मतलब इन सिनेरियो पे आप पैसा मंगाते हो, तो इसमें से कोई से भी केस के अंदर है ना आपका जो पैसा है ना वो 25% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, 25% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, एक तरीके से ऐसे मान लो कि यदि आप है ना एप्लीकेशन पे अलॉटमेंट पे और 2 कॉल मंगा रहे हो ना, तो किसी भी के अंदर भी है ना जो इशू प्राइस है उसका 25 से कम मतलब पैसा नहीं होना चाहिए। जैसे कि मैं बताता हूँ, एक एग्जांपल देता हूँ, 100 रुपए का इशू प्राइस है, शेयर इशू प्राइस है। अब मेरे को है ना इसको 4 टुकड़ों में मंगवाना है, 4 टुकड़ों में, एप्लीकेशन में, ठीक है, अलॉटमेंट में, ठीक है, फर्स्ट कॉल में, ठीक है, सेकंड और फाइनल कॉल में, ठीक है, 4 में। तो इसमें एक के अंदर भी मतलब एप्लीकेशन या हो या अलॉटमेंट हो या फर्स्ट कॉल या सेकंड कॉल, इसमें एक के अंदर भी है ना 25% से आपकी जो मतलब पैसा है वो कम नहीं होना चाहिए। मतलब कि मान लो यहाँ पे 25 हो गए, 25 इस तरीके से ही कर सकते हो आप। ठीक है, मतलब एक तरीके इक्वल फॉर्म में करना पड़ेगा आपको। ठीक है, और यदि एप्लीकेशन अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल है तो भी किसी के अंदर भी आपको 25% ऑफ इशू प्राइस है ना आपके पास कम पैसा आप मतलब कि कॉल नहीं कर सकते। ठीक है, ज्यादा ही करना पड़ेगा या इक्वल करना पड़ेगा। पहली बात तो ये कहता है टेबल है। दूसरा क्या कहता है, दूसरा ये कहता है कि आप है ना जितना भी जो आपकी जो क्या होंगे कि जितने भी बार में आपको पैसा मंगाना है, जैसे मैं मान लो कि एप्लीकेशन अलॉटमेंट फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, तो ये आपको पूरे 1 साल के अंदर हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप है ना आधा पैसा तो इस साल मंगा रहे हो, आधा पैसा मतलब अगले साल मंगा रहे हो शेयर्स का, नहीं। अलॉटमेंट जिस दिन हो गया वहां से लेकर 1 साल के अंदर आपको जितना भी एक शेयर का जो प्राइस है वो पूरा पैसा आपको मंगा लेना चाहिए। ठीक है, मतलब टेबल मंगाना पड़ेगा। ठीक है, ये टेबल एफ कहता है, टेबल एफ का सेकंड रूल कहता है। थर्ड रूल क्या कहता है, थर्ड रूल ये कहता है कि आपका है ना जैसे कि अलॉटमेंट हो गया, उसके बाद फर्स्ट कॉल होगा या फर्स्ट कॉल के बाद सेकंड कॉल, तो इनके कॉल्स वगैरह होते हैं ना, इनके बीच में मिनिमम 1 महीने का टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद ही बोल दे दोबारा फर्स्ट कॉल का वो पैसा भेजो हमारे को, नहीं। 2 कॉल के बीच में क्या होना चाहिए, 1 महीने का टाइम होना चाहिए। जैसे एप्लीकेशन के बाद में अपन अलॉटमेंट देखते थे, तो हम क्या देखते थे, प्रोस्पेक्टस इशू है तब से 30 दिन का आना चाहिए, तो 30 दिन 1 महीना हो गया ना। तो ऐसे अलॉटमेंट के बाद में है ना जो फर्स्ट कॉल होगी वो मिनिमम उसके बीच के अंदर 1 महीने का टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप 1 महीने के कम टाइम के अंदर ही है ना फर्स्ट कॉल का पैसा मंगा रहे हो, तो कोई भी कॉल होगी उसके अंदर मिनिमम 1 महीने का कम से कम टाइम होना चाहिए। ठीक है, ये बात करते हैं। और मान लो कोई शेयर होल्डर है, उसका पैसा हमारे पास में मतलब शेयर होल्डर के पास पैसा मंगवाना है, तो उसको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा कि भाई 14 दिन के अंदर तू है ना क्या कर सकता है कि हमें पैसा दे सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि आज ही दे, कल ही पैसा दे। ठीक है, या 1 महीने बाद में पैसा दे देना, ऐसे नहीं। 14 दिन का टाइम मिलेगा, उसके अंदर आपको पैसा भेजना पड़ेगा, क्या तो अलॉटमेंट का, क्या फर्स्ट कॉल का, सेकंड कॉल का, जिस हिसाब से आपने कंपनी के मतलब कि डिसीजन होंगे रिगार्डिंग। ठीक है,
और एक यूनिफॉर्म बेसिस पर होगा, ये सकता है, पर ऐसा नहीं होगा कि आधे इक्विटी शेयर होल्डर पे तो है ना प्रीफरेंस शेयर वाला मतलब कि रूल एप्लीकेबल हो रहा है और बाकी पे है ना इक्विटी शेयर वाला ही रूल हो रहा है, ठीक है। इस तरीके से नहीं, यूनिफॉर्म बेसिस पर हमारे पास में जो ये जो रूल्स होते हैं वो एप्लीकेबल होने चाहिए। तो ये कौन कहता है, ये टेबल एफ के है ना, मतलब टेबल एफ के जो प्रोविजन है वो कंपनी के अंदर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर ये चीजें नहीं लिखी हुई होती, तो ये वाले प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाते हैं, ठीक है। अब अपन देखते हैं कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होता है, बेसिकली जब एक कंपनी है ना इनकॉर्पोरेट होती है या शेयर्स इशू करते हैं ना, तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं ना, तो उनको बेसिकली अपन क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, ठीक है। ये दे रखा है, देखो डेफिनेशन के अंदर भी देख लेते हैं कि एक्सपेंसेस इनकम ऑन द टाइम ऑफ इनकर्ड ऑन द फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी एज टर्म्ड एज प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, ठीक है। जब कंपनी को फॉर्मेशन होता है तो जो भी एक्सपेंसेस होते हैं उसके रिगार्डिंग, ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। अब ये एक्सपेंसेस मतलब कि कौन से एक्सपेंसेस होते हैं जिनको अपन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस बोलते हैं, उनके कुछ एग्जांपल्स दे रखे हैं, जैसे मान लो कि एक्सपेंसेस हमारे इनकर्ड हुआ है किसके अंदर, कि डॉक्यूमेंट के जब स्टार्टिंग के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं कंपनी, तो बहुत सारे हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट करने होते हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट बनवाने होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस होते हैं तो उनको अपन प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर काउंट करते हैं, ठीक है। या स्टैंप ड्यूटी हो गई या रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, तो रजिस्ट्रेशन फीस हो गई, तो इसकी इन पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, ठीक है, इनको प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के अंदर कंसीडर करते हैं। या ड्यूटी पेबल ऑन ऑथराइज्ड कैपिटल पे अपन ड्यूटी देना पड़ता है कंपनी को, ठीक है, जिस हिसाब से वो खुद ही ऑथराइज्ड कैपिटल रखती है, तो इस पे जो ड्यूटी देती है वो जो एक्सपेंस हो गया उसको भी इसी के अंदर कंसीडर करते हैं। या कॉस्ट ऑफ प्रीलिमिनरी बुक्स, जो प्रीलिमिनरी बुक्स होती है उसकी जो कॉस्ट होती है, उसका जो एक्सपेंसेस होता है उसको भी अपन किसके अंदर कंसीडर करते हैं, इसी के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास में कि हम मान लो मतलब कि दूसरा कोई रनिंग बिजनेस है, ठीक है, उसको हम परचेज करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके साथ में या हम मर्जर करना चाहते हैं या अमालगमेशन करना चाहते हैं, तो उसके इसके लिए क्या करते हैं अपन, उसके लिए हम किसी अकाउंटेंट को या वैल्यूअर को हायर करते हैं कि वो बताते हैं कि यार उनकी है ना उस जिसको आप परचेज करना उसकी वैल्यू है, उसका मतलब करना चाहिए नहीं करना, तो उसकी कंसल्टेंसी फीस वगैरह देने, तो ये फीस होती है ना, ये वाली जो फीस होती है इसको भी हम किसके अंदर कंसीडर करते हैं, प्रीमियरी एक्सपेंसेस के अंदर कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब है ना एक AS 26 होता है, AS 26 मतलब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, ठीक है, ये आप आगे पढ़ोगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स क्या होता है। तो वो ये कहता है कि जिस साल के अंदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए ना, तो उसी साल के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा, उसके अंदर ही इसको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। AS 26 कहता है, इंपॉर्टेंट है ये लाइन, कि जिस साल के अंदर प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड हुए हैं उसी साल के अंदर इसको क्या करना पड़ेगा, राइट ऑफ करना पड़ेगा। अब राइट ऑफ करेंगे किससे, तो देखो सबसे पहले यदि हमारे पास में पैसा, जिसके पास में सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर हमारे पास में पैसा है ना, तो उससे राइट ऑफ करेंगे, ठीक है। अब दो केस हो सकते हैं, क्या तो उसके पास सिक्योरिटी प्रीमियम पैसा ही नहीं है या पैसा कम पड़ गया, ठीक है, तो फिर किससे करेंगे, तो फिर हम करेंगे स्टेटमेंट ऑफ PL मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से कर देंगे, ठीक है। ये बात याद रखने वाली है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं तो उसी साल के अंदर हमें राइट ऑफ करना है। अब राइट ऑफ किससे करेंगे, तो राइट ऑफ हम किससे करेंगे, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम से हो जाता तो बढ़िया बात है, नहीं होता तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से करेंगे, ठीक है। ये वाली बात है, तो आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या होते हैं, ठीक है, ये एग्जांपल्स थे, ठीक है, और उसको किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट होता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ठीक है। अब आते जैसे अपन शेयर्स को इशू करते हैं ना, तो वो 3 प्राइसेस पर इशू कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आपने आपकी ये तो आपको जो न्यूमेरिकल पार्ट में हमने अच्छे से कवर करा होगा कि एट पार का मतलब जितनी उसकी फेयर वैल्यू है ना शेयर की, उसी पर अपन ने उसको इशू कर दिया, उस उतनी इशू प्राइस है, मतलब फेयर वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, जितनी उसकी फेयर वैल्यू थी उसकी पर अपन ने उसको इशू कर दिया मार्केट के अंदर, तो इसको बोला जाता है एट पार पर हमने इशू कर दिया, शेयर इशू ऑफ एट पार, ठीक है। या डिस्काउंट पर इशू कर दिया, डिस्काउंट पर मतलब कि जितनी उसकी फेयर वैल्यू थी ना उससे कम पर हमने क्या किया, उसको इशू कर दिया शेयर को। शेयर था उसकी वैल्यू 10 रुपए थी, उसकी फेयर वैल्यू 10 रुपए थी, पर उसको हमने 8 पे या 7 रुपए पे हमने क्या कर दिया, इशू कर दिया, तो उसको क्या बोला जाएगा कि शेयर इशू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, ठीक है, डिस्काउंट पे। और मान लो किसी को मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि हम उसको प्रीमियम पे इशू करते हैं, प्रीमियम का इशू पे करने का मतलब क्या हो गया कि एक शेयर की वैल्यू 10 रुपए थी, पर मार्केट के अंदर हमने हमारी कंपनी ने उसको कितने पे इशू करा, 15 रुपए पे, तो एक्स्ट्रा रुपए ले रहे हैं ना अपन, तो फेयर वैल्यू से ज्यादा पर इशू कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं कि इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम, ठीक है। अब ये डिस्काउंट वाला केस होता है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पॉइंट है कि अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 ये कहती है कि कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर डिस्काउंट पर जो शेयर्स है वो इशू नहीं कर सकते,
इसके दो एक्सेप्शन है, ठीक है। ये एक्सेप्शंस आपकी बुक में पर्टिकुलरली नहीं दे रखे, बट मैं बता देता हूँ। एक तो आपने पढ़ रखा है, ठीक है, स्वेट इक्विटी शेयर। स्वेट इक्विटी शेयर के अंदर अपन ने क्या पढ़ा था कि हम डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पर देते हैं, कम पर देते हैं, तो ये एक ही एक्सेप्शन हो गया इस चीज का। दूसरा क्या होता है कि कभी कभार क्या होती है कि कंपनी जब डेप्ट ले लेती है ना ज्यादा, जब उसको रीपेमेंट करने की कंडीशन नहीं होती, तो वो क्या करते हैं, खुद के शेयर्स को है ना किस पर इशू कर देती है, डिस्काउंट पर इशू कर देते हैं। किनको, डिबेंचर होल्डर हो गए, मतलब डिबेंचर होल्डर्स वालों को इशू कर देंगे, या जिनसे डेप्ट ले लेंगे उन्हीं को इशू कर देते हैं, जिससे कि उसका जो डेप्ट, जो इसको बोलते हैं डेप्ट रिकंस्ट्रक्शन स्कीम, ठीक है। ये आपके ये दोनों एक्सेप्शन नहीं है, ये फर्दर स्टडीज के अंदर आप जब पढ़ोगे कंपनी एक्ट वगैरह वहां पर आते हैं, ठीक है। बट आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता दिया। बट आपको ये ध्यान रखना है कि इंडिया के अंदर डिस्काउंट के अंदर शेयर्स इशू नहीं होते, ठीक है, इतना याद रख लेना। प्रीमियम पर कब, मतलब प्रीमियम पर इशू होने का मतलब क्या है कि फेयर वैल्यू तो कम है और फेयर वैल्यू से ज्यादा पर हम क्या कर रहे हैं, इशू कर रहे हैं, तो उसको प्रीमियम कहते हैं। अब ये पैसा कहाँ पे जाता है, ये पैसा जाता है हमारे पास में सिक्योरिटी प्रीमियम पे, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम में ये पैसा जाता है, और सिक्योरिटी प्रीमियम को अपन बैलेंस शीट में कहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी साइड के अंदर। फर्स्ट पॉइंट आता है शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के अंदर पहला पॉइंट आता है शेयर कैपिटल, दूसरा पॉइंट आता है रिजर्व एंड सरप्लस। तो रिजर्व एंड सरप्लस के जो हेड होता है उसी के अंडर अपन इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब कि शो कर देते हैं किस नाम से, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से। और मैंने बताया था कैपिटल रिजर्व भी यहाँ पर ही शो होता है इसके साथ में। फिर एक डाउट रहता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम, ठीक है, सिक्योरिटी प्रीमियम एंड सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, ठीक है। सिक्योरिटी प्रीमियम और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर क्या डिफरेंस होता है, तो इसके अंदर बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। मैं बताता हूँ क्या डिफरेंस होता है। इसके अंदर सिर्फ एक नाम का डिफरेंस होता है कि सिक्योरिटी प्रीमियम के अंदर रिजर्व होता नहीं है, और सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के अंदर रिजर्व वर्ड होता है, ठीक है। पहले के टाइम की जब आप जनरल एंट्री वगैरह देखोगे तो वहां पर आपको जहां जहां देखोगे तो वहां पर देखोगे कि सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखा होगा। और अब आजकल जो बुक्स वगैरह देखोगे तो वहां पर या सीबीएसई भी क्या यूज करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करते हैं। देखो इतना बड़ा डिफरेंस था इसका, आई थिंक समझ में आ गया होगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट टॉपिक आता है जो ये जो क्लास 12 के अकॉर्डिंग है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला टॉपिक, ठीक है। कौन सा, कि हम सिक्योरिटी प्रीमियम का जो पैसा होता है ना, जो हम प्रीमियम पर इशू करते हैं शेयर, उससे जो पैसा था वो सिक्योरिटी प्रीमियम में डाल दे। अब उसका यूज हम कहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने बताया था कि कैपिटल रिजर्व था, उसका यूटिलाइजेशन हम कब कर सकते हैं, कि जब हमको कैपिटल लॉस होता था तो उसको राइट ऑफ करने में। रिजर्व कैपिटल होता था तो उसका यूज कब करते थे, वाइंडिंग अप के टाइम पे। तो वैसे सिक्योरिटी प्रीमियम है ना, उसका यूटिलाइजेशन हम कब कर सकते हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट रहता है क्लास 12 के अंदर, ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और साथ में मतलब कि है ना एक पॉइंट देकर एमसीक्यू भी पूछ सकते हैं। तो देखो कब कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ। एक तो बोनस शेयर्स को जब हम इशू करते हैं ना, तब हम सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा यूज कर सकते हैं, पहला पॉइंट। दूसरा, जब हम शेयर्स बायबैक करते हैं, बायबैक मतलब कंपनी ने पब्लिक को इशू कर रखे थे और कंपनी से हम पब्लिक से हम है ना ज्यादा प्राइस पर हम खुद ही हमारे जो शेयर्स हैं वो खुद ही खरीद रहे हैं, उसे बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर। तो बायबैक करने के टाइम पर ना जो पैसा लगता है वो, तब हम यही जो पैसा होता है सिक्योरिटी प्रीमियम वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में कि जब हम शेयर्स को, डिबेंचर्स को मतलब कि इशू करते हैं डिस्काउंट पर, या मतलब उसका जो कमीशन होता है, जो कि मतलब कि हम कमीशन से देते हैं, ठीक है, अंडर राइटर वगैरह को, ठीक है, जो भी एक्सपेंसेस होता है, तो इनको राइट ऑफ करने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज करते हैं, ठीक है। और हम रिडीम करते हैं किसको, शेयर्स को, प्रीफरेंस शेयर्स को या डिबेंचर्स को, किस पर, प्रीमियम पर रिडीम करते हैं किनको, प्रीफरेंस शेयर्स को या डिबेंचर्स को। तब जो पैसा की रिक्वायरमेंट होती है प्रीमियम वगैरह के लिए, तो उस वहां पर भी हम किसका यूज कर सकते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम का यूज कर सकते हैं, ठीक है। और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस मैंने अभी ऊपर पढ़ाया था, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किससे राइट होते हैं, तो सबसे पहले मैंने बताया सिक्योरिटी प्रीमियम से है ना, मतलब कि क्या होते हैं, राइट होते हैं। बाद में किससे होते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट से। तो एक ये भी पॉइंट आ गया कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को भी अपन राइट ऑफ कर सकते हैं किससे, सिक्योरिटी प्रीमियम से, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी मैं आपको है ना एक ट्रिक बता देता हूँ जिससे कि आपको याद रहेगा, ठीक है। देखो बोनस शेयर है तो बी हो गया, बायबैक का बी हो गया, एक डी हो गया डिस्काउंट का, तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, बेबी डॉल, ठीक है। बेबी डॉल, ठीक है। तो बी का मतलब, फर्स्ट वाले बी का मतलब तो क्या हो गया, बोनस से। सेकंड वाले बी का मतलब क्या हो गया, बायबैक। डी का मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट, ठीक है। फिर आता है प्रीमियम पेबल, डबल पी आ गए। और फिर प्रीमियरी एक्सपेंसेस, तो इसके अंदर आप ये बोल सकते हो पापा की परी, ठीक है, पापा की परी, ठीक है। तो जो भी बेबी डॉल होती है ना वो पापा की परी ही होती है, ठीक है।
तो ऐसे आप याद कर सकते हो, इसका निमोनिक्स है ये, ठीक है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व, जो सिक्योरिटी प्रीमियम होता है या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, उसका क्या यूटिलाइजेशन हो सकता है। तो बेबी डॉल पापा की परी, ठीक है। बेबी डॉल का मतलब क्या है, बाय बैक करने के लिए, बोनस शेयर्स के लिए या डिस्काउंट के लिए को राइट ऑफ करने के लिए। और पापा की परी में जो प्रीमियम का जो पैसा होता है जो रिडीम करने के टाइम पर यूज करते हैं, जिसका प्रीफरेंस शेयर या डिबेंचर्स तब कर सकते हैं, या हम प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन जब शेयर्स को इशू करते हैं ना, तब दो केसेस बनते हैं हमारे पास में। एक तो होता है अंडर सब्सक्रिप्शन और एक होता है ओवर सब्सक्रिप्शन। एग्जांपल के थ्रू बता देता हूँ। ये आपको मैंने अभी अभी मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अंदर बताया था कि एक कंपनी ने क्या किया कि एक कंपनी ने 10 रुपए का एक शेयर था, वो इशू कर दिया, ठीक है। और कितने शेयर इशू करे, 1 लाख शेयर इशू कर दिए, ठीक है, 1 लाख शेयर। अब पब्लिक ने क्या किए कि 80,000 शेयर्स थे, वो ही सब्सक्राइब करे, या उन्हीं का एप्लीकेशन मनी हमारे पास में आया, ठीक है। 80,000 जो शेयर्स थे उन्हीं का एप्लीकेशन मनी आया, पहला केस, ठीक है। दूसरा केस क्या हो गया, दूसरा केस आ गया कि पब्लिक वालों ने ना 1,10,000, मतलब 1,10,000 शेयर्स का पैसा हमारे पास में आ गया, ठीक है, 1,10,000 का। अब ये क्या है, कम है, किससे, 1 लाख से कम है, ठीक है। तो इसको तो अपन क्या बोल देंगे, अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है, अंडर सब्सक्रिप्शन का केस हो गया ये तो, ठीक है। और हमें चाहिए था 1 लाख शेयर, हमें इशू करे थे, पर पैसा हमारे पास में एप्लीकेशन कितना गया, 1,10,000 का गया, मतलब ज्यादा आ गया। तो इसको बोलेंगे अपन ओवर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ये आपने न्यूमेरिकल पार्ट में अपने अच्छे से पढ़ा होगा, ठीक है। अब मेरे को एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि इंडिया के अंदर कितना अंडर सब्सक्रिप्शन अलाउ है कंपनी को, ठीक है। तो कितना है, 90%, किसके अकॉर्डिंग, सेबी के अकॉर्डिंग। और उसी को बोलता है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, क्योंकि मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना अलाउ है, 90% तक। तो 90% तक है तो कंपनी आगे अलॉटमेंट कर सकती है, अदरवाइज को रिफंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर दे रखी है कि अंडर सब्सक्रिप्शन ये होता है और ओवर सब्सक्रिप्शन ये होता है। और ओवर सब्सक्रिप्शन जब हो जाता है ना, तो वहां पर क्या करते हैं, जैसे 1 लाख शेयर इशू करने के लिए 1,10,000 का पेमेंट हमारे पास में एप्लीकेशन बनी आ गया, तो फिर इस टाइम पर हम क्या करते हैं कि जो शेयर्स को जो अलॉट होता है वो किस बेसिस पर करते हैं, वो प्रो राटा के बेसिस पर करते हैं। ये आपने आराम से पढ़े होंगे, ठीक है, किसके अंदर, आपके न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपके पास में, बेसिकली हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास, इशू ऑफ शेयर्स कंसीडर अदर देन कैश। बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रोस्पेक्टस के थ्रू हम शेयर्स इशू कर देते हैं, ठीक है। फिर वो लोग बाहर के जो पब्लिक है वो हमारे शेयर्स खरीदती है हमारी कंपनी के, और वो हमें पैसा देती है, ठीक है। तो पैसा देती है मतलब कि बैंक में आ रहा है, कैश आ रहा है, ठीक है, एक ही बात है, ठीक है। तो वो आ रहा है, पैसा आता है। अब कुछ ऐसे केस होते हैं जहां पर हम है ना बिना कैश लिए, मतलब बिना कैश नहीं ले रहे, पैसा भी नहीं ले रहे, और उसके बाद भी हम शेयर्स इशू कर देते हैं। ऐसे दो केस होते हैं हमारे पास जनरली, ठीक है। एक तो केस कौन सा होता है कि प्रमोटर्स कौन होते हैं, बेसिकली प्रमोटर्स वो होते हैं जो कि हमारी कंपनी को जब भी पैसे की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो ये हमें फंड अरेंज करके देते हैं, या फॉर्मेशन के टाइम पर ये हमें हेल्प करते हैं कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए। इन ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, प्रमोटर्स। अब ये प्रमोटर फ्री में तो कोई करेगा नहीं, ये इनको कोई फीस चाहिए होती है, तो हम इनको फीस ना देकर हम क्या करते हैं, इनको हम शेयर्स इशू कर देते हैं, ठीक है। हम इनको शेयर्स इशू कर देते हैं, इनको फ्री में इशू कर देते हैं। क्यों फ्री में कर रहे हैं, क्योंकि इनको हमें क्या देनी है, इनको फीस देनी है। अब हम इनको फीस नहीं दे रहे, फीस तो हम कैश में दे देते हैं, पर फीस नहीं दे रहे, हम इनको फ्री में शेयर्स दे रहे हैं उसके अगेंस्ट में। तो हमें हमारे पास में, अब हम जब शेयर देंगे प्रमोटर्स को, तो उनसे हमें पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि इशू ऑफ शेयर्स कंसिडर अदर देन कैश। तो फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा कौन सा केस आता है जहां पे हमें पैसा रिसीव नहीं था, फिर भी हम शेयर इशू कर देते हैं। ये केस होता है तब जैसे मतलब मेरी कंपनी है एबीसी लिमिटेड या भार्गव एंटरप्राइजेस कंपनी है, मेरे को मशीनरी चाहिए। अब मेरी कंपनी का पैसा नहीं है मशीनरी खरीदने का, पर मशीनरी चाहिए, काम नहीं होगा। तो मैंने क्या किया कि जिससे भी मशीनरी मेरे को चाहिए थी वेंडर से, मैंने बोला भाई तू तेरी मशीनरी मेरे को दे दे, ठीक है। और तू क्या कर कि मेरे पास पैसा तो है नहीं, पर तू मेरे है ना शेयर्स है ना, मेरी कंपनी के शेयर्स है वो खरीद ले, ठीक है, फ्री के अंदर। तो जितनी भी उसकी वैल्यू की उतने के शेयर्स में उसको दे दूंगा। तो ना तो मेरे पास में पैसे आए, शेयर खरीदे, और ना मैंने पैसे दिए, मैंने क्या दिए उसको, शेयर्स दे दिए, और उसने मेरे को क्या दिया, मशीनरी दे दी। तो ये दो केस होते हैं। तो यहाँ पर जनरल एंट्री आपने लोगों ने सीख ली न्यूमेरिकल पार्ट में कि प्रमोटर्स को जब अपने शेयर्स देते हैं कंसीडर अदर देन कैश में अंदर, तो एंट्री होती है इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट और या फॉर्मेशन एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, ठीक है। और परचेज, जब असेट परचेज करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास असेट आती है, तो असेट को क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ठीक है। वेंडर को क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। तो असेट अकाउंट डेबिट टू वेंडर, उसके बाद में क्या, वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि शेयर कैपिटल हमने उसको शेयर से इशू कर दिए, तो इसलिए शेयर कैपिटल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक आता है कॉल्स इन एरिया। कॉल्स इन एरिया का मतलब क्या होता है, देखो मैं बताता हूँ कि मान लो कि
एक एग्जांपल लेके चल रहे थे ना ऊपर अपन कि एक शेयर 10 रुपए का था, तो दो दो तीन तीन मतलब 2 रुपए एप्लीकेशन पे मतलब कि चाहिए होते हैं या और 2 रुपए अलॉटमेंट पे, 3 रुपए फर्स्ट कॉल पे, 3 रुपए सेकंड कॉल पे या फाइनल कॉल पे, ठीक है। तो हमने क्या किया कि हमने सारा मतलब कि कॉल कर लिया। अब कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जिन लोगों ने हमें पैसा नहीं दिया, जिन लोगों ने जैसे मान लो कि 10 रुपए में से 8 रुपए दिए, 7 रुपए दिए, तो जो पैसा नहीं आया ना तो वो क्या हो गया, कॉल्स इन एरिया। जो पैसा हमारे पास में नहीं आया उनको वो क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरिया, ठीक है। और अब कॉल्स इन एरिया, तो जो पैसा नहीं आया अब वो क्या होगा, कुछ शेयर होल्डर होते हैं वो बाद में देंगे हमें पैसा, मान लो 5 दिन बाद, 10 दिन बाद में, ठीक है, तो वो देंगे। तब हम उन पे क्या लेंगे, इंटरेस्ट के साथ में पैसा लेते हैं, इंटरेस्ट के साथ में पैसा लेते हैं। अब किस पर इंटरेस्ट के साथ पैसा लिया, जो पैसा नहीं दिया। अब जो पैसा नहीं दिया उसको क्या बोल रहे थे अपन, कॉल्स इन एरिया। तो जो जिस मतलब जो इंटरेस्ट आएगा, ठीक है, तो वो उसको क्या बोलेंगे, इंटरेस्ट इन या इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया, ठीक है। यही चीजें यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। अब इंटरेस्ट कितने रेट का लेंगे हम, इंटरेस्ट कितने रेट का लेंगे, तो बेसिकली ये क्या एओए के अंदर लिखा हुआ होगा, आर्टिकल्स के अंदर। आर्टिकल्स के अंदर नहीं लिखा हुआ तो होता तो मतलब आर्टिकल साइलेंट है, तो यहाँ पर क्या माना जाता है कि कंपनी एक्ट ये बोलता है कि इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरिया मैक्सिमम है कितना परसेंट रख सकते हो, 10% रख सकते हो। मतलब 10% से ज्यादा आप है ना इंटरेस्ट नहीं ले सकते, किनसे, शेयर होल्डर से, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है। और कंपनी चाहे तो कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं वो इंटरेस्ट नहीं मिलेंगे, मतलब कंपनी के जो डायरेक्टर्स यदि चाहे तो वो है ना पार्टली, आधा अधूरा या पूरा जो इंटरेस्ट जो बनता है वो माफ भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है कॉल्स पेड इन एडवांस। मान लो कि मैं वही वाली जो एग्जांपल ले लेते हैं, 10 रुपए में, तो 2 एप्लीकेशन पे, 2 अलॉटमेंट पे, 3 फर्स्ट कॉल पे, 3 फाइनल कॉल पे। तो अभी मेरी कंपनी ने सिर्फ है ना कितना मंगवाया, 4 रुपए मंगवाए, मतलब 2 तो एप्लीकेशन के मंगवा लिए और 2 अलॉटमेंट के मंगवाए। बट एक शेयर होल्डर मेरे जैसा था, उसने क्या किया, एप्लीकेशन के टाइम पे 10 के 10 रुपए दे दिए, एप्लीकेशन के टाइम पे 10 के 10 रुपए दे दिए, या अलॉटमेंट के टाइम पर जो बाकी के जो 6 रुपए बच रहे थे वो भी दे दिए। या मतलब कहने का मतलब ये एडवांस जो मतलब उसको आगे जो पैसे देने चाहिए थे फ्यूचर के अंदर वो अभी दे दिया, ठीक है। तो उसके पास में उसने एडवांस में पैसे दे दिया। अब कंपनी के पास में वो एडवांस पैसा आ गया ना, उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं कि कॉल्स पेड इन एडवांस। शेयर होल्डर ने क्या कहते हैं, कॉल्स दे दी, मतलब पैसा दे दिया, एडवांस के अंदर ही दे दिया, ठीक है, शेयर के, उसी को अपन क्या बोलते हैं, कॉल्स पेड इन एडवांस, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है कि कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए कि हम एडवांस पैसा रिसीव कर सकते हैं, तभी वो एडवांस पैसा रिसीव कर सकते हैं। अदरवाइज वो जो एडवांस पैसा रिसीव करे ना उसको रिफंड करना पड़ता है, ठीक है। ये याद रखने वाली बात है, ठीक है, कि उसके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ होना चाहिए, अदरवाइज उसको रिफंड करना पड़ता है, ठीक है। अब जो पैसा कम मतलब शेयर होल्डर ने एडवांस में दे दिया तो वो एक तरीके का डेब्ट हो गया कंपनी पे, क्योंकि हमारे पास में एडवांस आ गया। तो उसको क्या देना, कंपनी को फिर क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है उस पर, कंपनी को क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। उसी को क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस, ठीक है। तो इस पे किस रेट से देंगे, वही वाली बात आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ तो कंपनी के ये बोलता है कि अब मैक्सिमम है ना 12% तक का क्या दे सकते हो, इंटरेस्ट दे सकते हो। किस पर, इंटरेस्ट ऑन मतलब कॉल्स इन एडवांस पर, ठीक है। कॉल्स इन एरियर पर तो इंटरेस्ट हम लेते हैं, ठीक है। कॉल्स ऑन एडवांस के मतलब इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस पर हम इंटरेस्ट देते हैं, ठीक है, ये याद रखना। और जब मान लो कि कॉल्स जैसे डिविडेंड डिक्लेयर हो रहा है, बट डिविडेंड डिक्लेयर कितने पैसे पर हो रहा है, मतलब एप्लीकेशन पे और अलॉटमेंट पे, बट किसी ने ना पूरा पैसा दे रखा है, तो उसको डिविडेंड कितने पे मिलेगा, पूरे पे मिलेगा या जितना मंगवाया था उतने में, जितना हमने मंगवाया था उतने पे ही मिलेगा। उसने यदि पैसा दे दिया तो उसकी गलती है, ठीक है। डिविडेंड तो जैसे मान लो अलॉटमेंट पे उसने सारा पैसा दिया तो उसको डिविडेंड एप्लीकेशन और अलॉटमेंट वाले पैसे पे मिलेगा, आगे वाले पैसे पे नहीं मिलेगा, ठीक है। और कोई भी उसको एडिशनल राइट भी नहीं मिलेगी कि भाई वो बोलेगी मैंने तुमको एडवांस पैसा दे रखा है, जो मेरी मर्जी करेगी मैं वो करूंगा, तो ऐसा भी कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है फोर फीचर ऑफ शेयर्स। ये आपने पढ़ा होगा कि न्यूमेरिकल पार्ट में ये सारा पढ़ रखा है कि फोर फीट क्या होता है, पैसा देना। हमने कॉल करा था, पैसा उसने दिया नहीं, फिर हमने नोटिस दिया, फिर भी वो पैसा नहीं दे रहा, तो हम क्या करते हैं, फोरफिट कर लेते हैं, उसके शेयर कैंसिल कर देते हैं। और कैंसिल करने के बाद जैसे फोरफिट हुआ उसके बाद में जो रजिस्टर होता है, रजिस्टर ऑफ मेंबर, उसमें से उसका नाम हटा देते हैं, ठीक है। और फोरफिट कब कर सकते हैं हम, जब एक 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है शेयर होल्डर को कि भाई तू 14 दिन तूने अभी तक पैसा नहीं दिए, 14 दिन तेरे को लास्ट वार्निंग दे रहे हैं, दे दे, अदरवाइज हम फोरफिट कर देंगे, ठीक है। तो तब ही हम क्या कर सकते हैं, उसको फोरफिट कर सकते हैं, ठीक है। और फोरफिट के रिगार्डिंग आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर कोई भी रूल्स नहीं दे रखे हैं, ठीक है। और जैसे फोरफिट हुआ उसके बाद में शेयर होल्डर जो रजिस्टर ऑफ मेंबर्स होते हैं तो उसके अंदर से उसका नाम हटा देते हैं, ठीक है। रीइश्यू शेयर क्या होता है, वही तुमने पढ़ा हुआ है न्यूमेरिकल पार्ट के अंदर कि जो फोरफिट शेयर होते हैं ना उनको अपन बाद में अपन यदि इशू करते हैं, मतलब बाद में मार्केट में यदि उनको अपन इशू करते हैं तो उन्हीं को अपन बोलते हैं रीइश्यू शेयर। रीइश्यू शेयर कौन से शेयर होते हैं, बेसिकली फोरफिटेड शेयर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट आता है इंपोर्टेंट, मैं बताता हूँ।
रेशियो ऑफ शेयर्स होते हैं ना, तो वो हम प्रीमियम पे भी कर सकते हैं और डिस्काउंट पे भी कर सकते हैं और पार पे भी कर सकते हैं, सही बात है, ठीक है। बट यहाँ पे मैं एग्जांपल के थ्रू आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती हूँ, तो जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के रिगार्डिंग। इसका न्यूमेरिकल पार्ट में भी कहाँ ना कहीं एडजस्टमेंट आ सकता है या एमसीयू में भी आ सकता है। जैसे कि एक शेयर 10 रुपए का था, वही 2 रुपए, 2 रुपए, 3 रुपए, 3 रुपए, ठीक है। दो एप्लीकेशन वाला और दो अलॉटमेंट वाला, तीन फर्स्ट कॉल वाला और तीन फाइनल कॉल वाला, ठीक है। अब एक शेयर होल्डर था, उसने क्या किया कि कितने रुपए दे दिए उसने, फर्स्ट कॉल तक का पैसा दे दिया, मतलब फर्स्ट कॉल तक का कितना पैसा दे दिया, 7 रुपए दे दिए। अब उसको कंपनी वाले ने है ना, जब फाइनल कॉल जब मंगवाया उससे, तो फाइनल कॉल उसने नहीं दिए। अब उसको 14 दिन का नोटिस दे दिया, फिर भी नहीं दे रहे, तो कंपनी ने क्या किया, फोरफिट कर लिया, फोरफिट कर लिया। अब कंपनी क्या चाहती है, जो ये शेयर था इसको वो रीइशू करना चाहती है, तो रीइशू कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब वो रीइशू, अब ये इसकी कितनी प्राइस थी, 10 रुपए प्राइस थी, फेयर वैल्यू दो, इशू प्राइस 10 रुपए थी। अब ये पार पे कर रही है, मतलब 10 रुपए पे ही रीइशू कर रही है, कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। प्रीमियम पे कर रही है, मतलब कि मतलब 12 रुपए पे कर रही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और डिस्काउंट पे भी कर सकती है, मैंने बताया डिस्काउंट पे भी। पर कितने डिस्काउंट तक, मतलब कितना डिस्काउंट दे सकती है इस पर, ये क्वेश्चन आता है कि जब फोरफिट जो शेयर होता है उसको रीइशू करते हैं तो कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो उतना डिस्काउंट दे सकते हैं जितना पहले उस फोरफिट शेयर पर हमारे पास पैसा रिसीव हो चुका। तो ये जो 10 रुपए का जो शेयर था ना, इस पे मैक्सिमम डिस्काउंट कितना एप्लीकेबल हो सकता है, जितना हमारे पास पैसा ऑलरेडी आ चुका है। दो दो, दो और दो चार, चार और तीन 7, तो 7 रुपए का मैक्सिमम डिस्काउंट दे सकते हैं। तो मतलब इसको 3 रुपए पर मैक्सिमम हम क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट पर इशू कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं। अब कोई बोले कि इसको 2 रुपए पे कर दो, नहीं हो सका, पॉसिबल ही नहीं है। 1 रुपए पे कर दो, पॉसिबल ही नहीं है इशू, ठीक है। तो मैक्सिमम डिस्काउंट कितना हम दे सकते हैं, 7 रुपए पे, 7 रुपए हम दे सकते हैं, ठीक है। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है जो कि क्लास 12 के अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। उसके बाद में आता है इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। इनिशियल पब्लिक ऑफर क्या होता है, जब कंपनी स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम के अंदर जब खुद के शेयर्स इशू करती है ना, तब इसको बोला जाता है आईपीओ। ऐसा तुमने सुना होगा ना कि मार्केट के अंदर कि इस कंपनी का आईपीओ हो रहा है, तो आईपीओ का मतलब इनिशियल पब्लिक ऑफर, ठीक है। उसी चीज को क्या बोलते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, की जब फर्स्ट टाइम कोई कंपनी खुद के शेयर्स इशू करती है मार्केट के अंदर, तो उसको बोलता है आईपीओ, ठीक है, इनिशियल पब्लिक ऑफर। सेकंड आता है राइट इशू। राइट इशू का मतलब क्या होगा, जैसे मान लो कंपनी थी, उन्होंने शेयर्स इशू करे थे पहले, ठीक है, पहले कर रखे थे। अब जिन्होंने खरीदे होंगे वो शेयर होल्डर हो गए, ठीक है, तो वो उनका एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। अब कंपनी को आने वाले फ्यूचर के अंदर दोबारा पैसे की रिक्वायरमेंट हो गई, अब वो दोबारा शेयर इशू करिए। अब वो क्या करे, पब्लिक के पास ना जाकर, पब्लिक के पास ना जाकर वो खुद के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये बोल रही है कि हम पब्लिक को तो शेयर इशू करें नहीं, हम आपको ही है ना क्या शेयर इशू कर देते हैं। किसको, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को यदि हम है ना क्या कर देते हैं, यदि कोई कंपनी खुद के एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर मतलब पुराने शेयर होल्डर्स को ही यदि है ना नए शेयर्स क्या कर देती है, अलॉट कर देती है या शेयर्स इशू कर देती है, तो उस चीज को बोलता है कि राइट इशू गया, वो राइट इशू। अब किस प्रपोर्शन में करती है, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर के पास में जिस प्रपोर्शन के पास में उनके पास ऑलरेडी शेयर्स है ना, उसी प्रपोर्शन के अंदर न्यू शेयर्स है वो इशू कर देते हैं, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को बोलता है राइट इशू, ठीक है। यहाँ पे एग्जिस्टिंग की जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर या एग्जिस्टिंग प्रपोर्शन ये कीवर्ड है, यदि ये वर्ड दिख जाए तो राइट इशू कर देना, ठीक है। जो बेसिकली जो भी आपको जो मैक्सिमम पार्ट था थ्योरी का शेयर का वो कंप्लीट हो चुका है। इससे बार 1% भी नहीं आएगा, ठीक है। जितना करवाए उतना कर लेना। इसकी पीडीएफ मतलब ये जो बोर्ड नोट्स है, ये इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी, ठीक है। और कोई भी डाउट हो आपको इसके रिगार्डिंग तो कमेंट कर देना। टेलीग्राम ग्रुप है उसके अंदर आप लोग खुद के जो भी क्यूरीज है, डाउट है वो भेज सकते हो, या कमेंट बॉक्स के अंदर बता देना। और जिस भी रिगार्डिंग आपको वीडियो चाहिए वो बता देना। और शेयर्स के अंदर थ्योरी के अंदर इसके बाद 1% भी नहीं आएगा, जितना करवाएगा उतना ही आएगा, ठीक है। अब ये मत पूछना कि भैया कि इसके बाद कैसे नहीं आ सकता, तो वो वाला गाना सुना होगा ना तुमने कि बड़ी बात इंडस्ट्री के लोगों से, अभी पिक्चर बची है, अभी प्रोमो देख, ठीक है। तो वो वाली बात है, तो ठीक है। तो इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, टेंशन फ्री हो, तुम्हारे एग्जाम बहुत अच्छे होंगे। इसको एक बार रैपिड रिवीजन कर, इसका एक बार रैपिड रिवीजन कर लेना, ठीक है। और एग्जाम डे पर या एग्जाम के जो 2-3 दिन पहले जो प्रिपरेशन लीव होती है आपकी, पीएल होती है, उसके अंदर जरूर से एक बार इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका थ्योरी का वो देख लेना। आते हैं क्वेश्चंस के तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको कुछ भी रिक्वायरमेंट हो मेरी तरफ से तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। बाकी आपके पेपर बहुत अच्छे होंगे, पॉजिटिव रहो, कॉन्फिडेंट रहो, ठीक है। सो बाय बाय, टेक केयर।